अध्याय 201 वह एक राक्षस है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शूटिंग प्रतियोगिता में गी कियानशु के साथ टाई के बाद दोनों ने कई अन्य स्पर्धाओं में भाग लिया, जिसमें बाधा रेसिंग, रॉक क्लाइंबिंग सहित कई अन्य चीजें शामिल थी। सहायक पुलिस प्रशिक्षु प्रभावित थे और यहाँ तक कि यान वांग और फेंग जिजियाओ भी इन दोनों द्वारा दिखाई गई क्षमताओं से गहराई से प्रभावित थे। चाहे बाधा दौड़ में खतरों को सहजता से बातचीत करना हो या एक अनुभवी मुक्त एकल पर्वतारोही की सर्वोच्च आसानी के साथ 7 से 8 मीटर की चट्टान संरचनाओं पर चढ़ना, ये दोनों सचमुच राक्षस थे। जियाओ लुओ और गो कियानशुए अकाट्य रूप से सहायक पुलिस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सबसे सक्षम प्रशिक्षु थे। वास्तव में विशेष प्रशिक्षण के आधे महीने को लंबा नहीं माना जा सकता है। सख्ती से कहें तो यह वास्तव में छोटा था। अंतिम मूल्यांकन पूरा करने के बाद समूह अब एक ऐसी जगह पर विदाई लेगा जो बल में उनके पहले दिनों की यादों को संजोएगा। यह उन्हें हमेशा के लिए उनकी परीक्षाओं और क्लेशों, दोस्ती और शायद नंगी धरती और मेहनती पसीने की खुशबू की याद दिलाएगा। हालांकि उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में इस जगह का तिरस्कार किया था, लेकिन जब वे आखिरकार अच्छे के लिए जाने वाले थे तो उदासी की एक अकथनीय भावना बढ़ गई। जब आप इस जगह को छोड़ते हैं तो कृपया फेंग और मुझे नाराज न करें। हमने आपको सख्ती से प्रशिक्षित किया क्योंकि हम आपको एक सहायक पुलिस अधिकारी बनने के अपने रास्ते में सुरक्षित करना चाहते हैं। आखिरकार हर किसी को केवल एक बार जीने का मौका मिलता है, इसलिए आपका जीवन बहुत कीमती है। जब आप दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो मैं भविष्य में आप में से किसी को शहीद होते नहीं सुनना चाहता। हाँ, शहीद होना गौरवशाली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है। यान वांग की गंभीर आवाज आरामदायक और देखभाल करने वाली थी। यह पहली बार था जब हर किसी ने उनकी आवाज को इतने सुखद तरीके से सुना। यह बिल्कुल भी कान छेदने वाला नहीं था और इसमें सहानुभूति की भावना भी थी। सर, मैं आपको छोड़ना सहन नहीं कर सकता, सर। लियू टिगो ने कदम बढ़ाया और यान वांग को विदाई गले लगाना चाहते थे। यान वांग ने उसे बिल्कुल भी दयालुता के साथ दूर कर दिया। उन्होंने डांटा, लियू टिगो, मूल्यांकन में सबसे कम स्कोर, जिस व्यक्ति से मैं सबसे अधिक घृणा करता हूं वह आप है। जहां तक आप कर सकते हैं, स्क्रैम करें और लोगों को यह न बताएं कि मैं आपका प्रशिक्षक हूं। मैं इस तरह शर्मिंदा होने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने तुरंत अपने पीछे की ओर एक अंतिम किक दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश उनके दिमाग में अच्छे उपाय के लिए बना रहे। हाँ। नए बने सहायक पुलिस अधिकारी लियू टिगो को अपने नितंबों पर गिरते देख हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वह आने वाले बम रिपर से बचने की कोशिश कर रहे थे। हंसने के बाद हालांकि उनकी भावनाएं वापस आ गई और उन पर हावी हो गई। वे लियू टिगो की तरह प्रशिक्षण शिविर छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। वे यांग वांग, फेंग जिजियाओ और हर किसी से अलग होना सहन नहीं कर सकते थे। एक महिला अधिकारी की आंखें लाल थी और घुटते हुए वह चिल्लाई, अधिकारी यान, अधिकारी फेंग, हम भविष्य में वापस आएंगे और आपसे मिलने आएंगे। हाँ, समय मिलने पर हम वापस आ जाएंगे। यह जगह हमेशा के लिए हमारा घर रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिकारी यान, अधिकारी फेंग, कृपया अपना ख्याल रखें। अन्य लोग गूंज उठे। जियाओ लो भी इस समय कुछ अकथनीय झल्लाहट महसूस कर रहा था। वह अपनी चमकदार आंखों से गो कियानशुए को घूरते और आंख मारते हुए देखने के लिए मुड़ा। शिष्टाचार के रूप में उसने उसे मुस्कान के साथ लौटा दिया, लेकिन गो कियानशु किसी कारण से अपना चेहरा बदल दिया, एक पफरफिश की तरह अपने गालों को फुलाकर एक मुस्कान बनाई। बहुत हो गया, भावुक होना बंद करो। अपने गधे को इस जगह से बाहर निकालो और अपने निर्धारित पुलिस स्टेशनों में खुद को रिपोर्ट करो। यान वांग तत्काल निष्कासन आदेश जारी कर रहा था। अगर वह पुरानी यादों को जारी रखने देता है तो उसे डर था कि वह अपना संयम खो देगा। आगे बढ़ो। सहायक पुलिस अधिकारियों के समूह ने अपने भविष्य के दर्शन और प्रशिक्षण शिविर की यादों को अपने दिमाग में लेकर प्रशिक्षण शिविर के प्रवेश द्वार की ओर चतुराई से मार्च किया। वे जल्द ही सहायक पुलिस अधिकारियों के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे। सलाम। जब गेट के सामने थे
तो यान वांग की तेज और मर्मज्ञ आवाज उनके पीछे से आई। भीड़ मुड़ गई, केवल यान वांग और फेंग जिजियाओं को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने और उन्हें एक मानक सलामी देने के लिए। सूरज के नीचे वे दो रेंज पोल की तरह थे, जो देशभक्ति की भावुक भावना के साथ हवा के खिलाफ दृढ़ता से खड़े थे। साहस के साथ आगे बढ़े, अपराध के खिलाफ लगातार लड़े, कभी पीछे न हटें, क्योंकि न्याय शासन करेगा। समूह ने अवचेतन रूप से प्रशिक्षण शिविर का नारा लगाया। जियाओ लो और लियू टिगो को लिरेन पुलिस सबस्टेशन को सौंपा गया था, साथ में एक और घृणित व्यक्ति, मा पिंजिन। प्रशिक्षण शिविर से बाहर निकलने पर एक काले रंग की एसयूवी गो कियानशु के ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी में गो कियानलिन कार से नीचे आया। कियानलिन। गो कियानशु एक बच्चे की तरह था जिसने कुछ गलत किया है, अपना सिर नीचे किया है और गो कियानलिन की आंखों को चकमा दिया है। गाड़ी में बैठ जाओ। गो कियानलिन का चेहरा उदास था। जाहिर है वह अपनी बहन के सहायक पुलिस अधिकारी बनने के बारे में पूरी तरह से खुश नहीं थी। मुझे किसी को अलविदा कहने दो और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, गो कियानलिन ने बेहोश होकर कहा। पपफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। गो कियानशुए ने सिर हिलाया, मुड़ा और जियाओ लो की ओर भागा। प्रारंभ में जियाओ लो ने सोचा कि वह गो कियानलिन से बच सकता है, लेकिन जब उसने गो कियानशुए को अपनी ओर भागते हुए देखा तो वह जानता था कि यह अपरिहार्य था। उसकी उम्मीदों के अनुसार गो कियानलिन ने देखा कि यह वह था, उसकी ओर भी तेज गति से चला गया। वह समझ में आता है कि आश्चर्यचकित था। जियाओ लो, तुम यहाँ क्यों हो? उसने गो कियानशुए के सामने सवालिया लहजे में बात की। गो कियानशुए ने अपनी खूबसूरत आंखों को झुकाया। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि हम पुराने परिचित हैं। जियाओ लो मुस्कुराया, फिर गो कियानलिन का अभिवादन किया। थोड़ी देर हो गई, अधिकारी गो। गो कियानलिन अपने निर्दोष प्रदर्शन को देखकर लगभग बेकाबू हो गया। उस आदमी ने उसे येलो स्काई कैसीनो में एक फिडल की तरह खेला, उसे हफ्तों तक अस्पताल में उतारा। यह कहना असंभव था कि वह उससे घृणा नहीं करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गो कियानलिन जियाओ लो को देखना चाहते थे। शियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपकी बहन और मैंने एक ही वर्दी पहनी है, जिसका अर्थ है कि मैं भी एक सहायक पुलिस अधिकारी हूँ। तुम एक सहायक पुलिस अधिकारी? गो कियानलिन ने मजाक किया। लो की कार्यशाला के मालिक 6 से 7 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति एक सहायक पुलिस अधिकारी बन रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि यह एक मजाक नहीं है? जियाओ लो ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अचानक अपराध से लड़ने में रुचि मिली। यह कहने के ठीक बाद उन्होंने गो कियानशुए को विदाई दी, फिर लियू टिगो के साथ चले गए क्योंकि उन्हें इस स्थल पर गो कियानलिन के साथ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गो कियानलिन ने एक पल में सब कुछ समझ लिया। जियाओ लो ने ड्रैगन गैंग से निपटने का इरादा किया। ड्रैगन गैंग जैसे माफिया हमेशा पुलिस अभियोजन के निशाने पर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वे अपने अपराधों को अंजाम देते हैं वह बहुत ही आकर्षक और सुनियोजित था। संगठन के तौर तरीकों ने यह सुनिश्चित किया कि ड्रैगन गैंग के मुख्य सदस्य कभी भी सीधे कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उन्होंने जो रणनीति अपनाई वह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगी जो उन्हें फंसा सकती है। इस सब के दौरान पुलिस ड्रैगन गैंग के खिलाफ शक्तिहीन रही है। उसने हाल ही में ड्रैगन गैंग के 2 संरक्षकों लेंग बाओ और दा युआन की मौतों पर खुफिया जानकारी हासिल की थी, जो आधे महीने पहले हुई थी। दा युआन की मौत अभी भी अज्ञात थी, जबकि लेंग बाओ को 10 मंजिल से अधिक ऊंची इमारत के ऊपर से गिरने वाली एक कार से मारा गया था। जिस बात ने उसे परेशान किया वह यह था कि किसी वाहन को छत पर चलाने की अनुमति देने वाला कोई रास्ता नहीं था। यह सवाल कि वह कार वहां कैसे उठी अभी भी एक अनसुलझा रहस्य था। उसके दिमाग में मुख्य संदिग्ध जियाओ लो था, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में कैसे कामयाब रहा। जियाओ लो, जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको ढूंढूंगा। गो कियानशुए शियाओ लो की पीठ पर चिल्लाया।
आपको उसे खोजने की अनुमति नहीं है। गुकयानलिन ने चेतावनी दी। गुकयानशुए ने अपनी चमकदार आंखों को अपनी बहन की ओर देखा और घबराहट में पूछा, लेकिन क्यों? वह एक राक्षस है जो अपनी आंखें झपकाए बिना भी मारता है, केवल यह कि हम अभी तक इसे साबित नहीं कर सकते हैं। एक बार सबूत मिलने के बाद हम निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार करेंगे। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप के बाद से आपके उसके साथ क्या संबंध है, लेकिन अब से आपको उसके साथ एक साफ ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन वह एक बुरे आदमी की तरह नहीं लगता है। गुकयानशु जियाओ लुओ के बचाव में बोलना चाहता था, लेकिन गुकयानलिन की अस्पष्ट दृष्टि के तहत उसकी आवाज नरम हो गई, पहले फुसफुसाहट के लिए, फिर पूरी चुप्पी। अध्याय 202 मदद के लिए महिला पुकारना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं आप लोगों में काफी क्षमता देख सकता हूँ। कड़ी मेहनत करो और अपने लिए गुण अर्जित करो। जब समय आएगा मैं आपके लिए आधिकारिक पुलिस अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए आवेदन करूंगा। लिरेन पुलिस सबस्टेशन के अंदर लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान, जियाओ लो, लियू टिगो और मा पिंजन से बात कर रहा था। वे तीनों यहाँ ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। यह व्यक्ति लिरेन पुलिस सबस्टेशन का प्रमुख फेंग यूकी था। वह लंबा, मजबूत था, माचो लुक था और अखंडता की एक मजबूत भावना थी। उनके समेत पूरे पुलिस स्टेशन में केवल 20 लोग थे। 5 से कम नियमित पुलिसकर्मी थे, जबकि बाकी सभी सहायक पुलिस अधिकारी थे। इस स्टेशन पर जो नियमित पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, वे सभी उम्र में बड़े थे। उनमें अपने करियर में आगे जाने की इच्छा नहीं थी। वे इस जगह पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने शेष दिन बिताने, फिर सेवानिवृत्त होने और अपने बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए तैयार थे। रिपोर्ट करो सर। हम बुराई का समर्थन नहीं करते हैं और हम अंत तक अपराध से लड़ेंगे। मा पिंजन ने जोरदार आवाज के साथ अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त की। लियू टिगो बाहर होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हाँ, हम अपराध के खिलाफ अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं। शियाओ लुओ चुप रहा। उन्हें इस तरह के क्लिच बोलने और चीफ को खुश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जब वह पहले से ही एक सहायक पुलिसकर्मी था, तो वह ड्रैगन गैंग पर हमला करना शुरू कर सकता था। आपके लिए इस तरह का दृढ़ संकल्प होना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप एक पुलिस वाले के रूप में अपराध से लड़ना चाहते हैं, तो आपको चीजों को करने से डरना नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए जो कानून के खिलाफ है, उन्हें गिरफ्तार करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें शिक्षित करें। यह कभी न भूले कि देश हमारा सबसे मजबूत समर्थक है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, फेंग यूकी ने आराम से कहा। हाँ, सर। मा पिंजन ने जोर से जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नवागंतुकों के रूप में उन सभी को उन्हें सलाह देने के लिए एक पुराने सहायक पुलिसकर्मी को सौंपा गया था। शियाओ लुओ को सलाह देने के लिए सौंपा गया सहायक पुलिसकर्मी अपने 30वें दशक में एक व्यक्ति था, सन हाउस। वह पहले से ही इस जगह पर लगभग 6 से 7 वर्षों से थे और कोई भी कह सकता है कि वह इस क्षेत्र में बिजली वितरण जैसे मामलों में एक विशेषज्ञ थे और आंकड़ों को उकसाया नहीं जाना चाहिए। जब रात हो गई तो सुन हाउस और जियाओ लुओ अपनी मोटरसाइकिलों पर उस क्षेत्र में गश्त करने गए जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। लिरेन के एक नवागंतुक के रूप में उन्होंने उस क्षेत्र के जियाओ लुओ का मूल्यांकन करना आवश्यक महसूस किया जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। गुआंगमिंग जिले में सबसे बड़ी ताकत ड्रैगन गैंग है। उनके व्यवसाय लगभग पूरे गुआंगमिंग जिले में बिखरे हुए हैं। कैसीनो, होटल, मनोरंजन शहर, वेश्यालय और भी बहुत कुछ। जिस क्षेत्र के लिए हम जिम्मेदार हैं, वह ड्रैगन गैंग का रेड लाइट जिला है, जिसे ड्रैगन गैंग के रक्षक हान मिया द्वारा संचालित किया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे देश में वेश्यावृत्ति निषिद्ध है। चूंकि आप जानते हैं कि इस तरह का एक रेड लाइट जिला मौजूद है, तो आप इसे साफ क्यों नहीं करते? जियाओ लुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सन हाउस ने कहा, इस दुनिया में जब प्रकाश होगा तो अंधेरा होगा। अंधेरे के बिना प्रकाश कैसे हो सकता है? यह इन अंधेरी ताकतों के साथ हमारे रिश्ते की तरह है। न्याय और बुराई समय की शुरुआत से सह अस्तित्व में है।
इस दुनिया में कोई भी स्थान न्याय की विशुद्ध रूप से जीत नहीं हो सकता है। इसी तरह पृथ्वी पर कोई भी जगह शुद्ध बुराई नहीं है। मुझे एक पुलिस वाले के रूप में यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यह सच्चाई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुराई को हराने के बारे में सोचे भी नहीं। मेरी राय में पुलिसकर्मियों के रूप में हमारी जिम्मेदारी न्याय और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम या वे, जो कोई भी संतुलन तोड़ता है उसे दंडित किया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जियाओ लुओ को उम्मीद नहीं थी कि एक सहायक पुलिसकर्मी होना भी एक कला थी। सुन हाउस मुस्कुराए और अपने कंधों को थपथपाया। जियाओ लुओ को ईमानदारी से प्रोत्साहित किया। आपको बस यह याद रखना होगा कि इन रेड लाइट जिलों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना है। बस उन पर आंखें मूंद लें और केवल तभी आप शांति से एक सहायक पुलिसकर्मी बन सकते हैं। मुझे समझ में आ गया। जियाओ लुओ ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा था, लेकिन तथ्य उसके सहायक पुलिसकर्मी बनने का एकमात्र कारण ड्रैगन गैंग को नष्ट करना था। चूंकि ड्रैगन गैंग इस क्षेत्र में एक रेड लाइट जिला चला रहा था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उनके पीछे जाने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। जियो लुओ को अनजाने में किसी भी परेशानी का कारण बनने से रोकने के लिए सन हाउस उसे ड्रैगन गैंग की रेड लाइट सड़कों में से एक में लाया। तथाकथित रेड लाइट जिला वास्तव में एक ऐसी जगह नहीं थी जिसमें लाल बत्ती थी। इसके विपरीत यह कुछ 100 मीटर लंबी एक मंद रोशनी वाली गली थी। जगह गंदी, गंदा और बस भयानक थी। हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ था और गली के दोनों किनारों पर वेश्याओं ने अपने सामान को हर दूसरे दूर तेजतर्रार मेकअप के साथ परेड किया, मिनी स्कर्ट पहने हुए एक ठंडी रात में अपनी जांघों का प्रदर्शन किया, जबकि उनके घंटेकांच के आंकड़े वासनापूर्ण श्रद्धा को उकसाते थे। यह उनमें से एक है। मैं आपको अन्य 2 स्थानों पर ले जाऊंगा। हम सहायक पुलिसकर्मियों को इन 3 स्थानों पर गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इसे नियमित रूप से छोड़ दें। सुन हाउस ने अपना शिक्षण जारी रखा। जियाओ लुओ ने अपनी भौहें उठाईं और अगले रेड लाइट जिले में उसका पीछा किया। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, उसने अपने पीछे से आने वाली एक असहाय चीख सुनी। जहां से उसने तेज हंगामा सुना, एक महिला गली से बाहर भागती हुई आई। यद्यपि उसके चेहरे पर भारी मेकअप था, वह बता सकता था कि वह अभी भी जवान थी, शायद उम्र में लगभग 20 साल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जमीन पर गिर गया। उसकी पीठ पर एक बड़े पैरों के निशान थे। जाहिर है उसे किसी ने जमीन पर पटक दिया था और उसका सुंदर चेहरा दर्द से उखड़ गया था। 5 भारी भरकम लोग गुस्से में उसके पीछे आ गए, उसे कोसते हुए, और उसे जमीन से उठा लिया। उनमें से एक ने क्रूर भाव लिया, उसके पेट में मुक्का मारा और फिर उसके बालों को पकड़ लिया क्योंकि वह चिल्लाया, क्या तुम भागने की हिम्मत कर सकती हो, लड़की? क्या आप जानते हैं कि यह जगह क्या है? जब आप इस जगह पर आते हैं तो आपको अपने ग्राहकों की सेवा करने और मेरे लिए पैसे कमाने की आवश्यकता होती है। इसे दूर ले जाओ। महिला तड़पती हुई चिल्ला रही थी और मदद के लिए जोर जोर से पुकार रही थी। यह एक दुखद रोना था जिसने किसी की आत्मा को छेद दिया। चलो चलते हैं, देखना बंद करो, सन हाउस ने असहाय होकर आह भरी। शियाओ लुओ ने कहा, उस लड़की को स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक अच्छी लड़की को वेश्यावृत्ति में मजबूर करना प्राचीन काल में भी एक गंभीर अपराध है। हाउस, क्या आपको यकीन है कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? सन हाउस ने उसे देखा। हस्तक्षेप करें? हमें यह कैसे करना चाहिए? अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो अगले लोग जो पीड़ित होंगे वे हमारे परिवार हो सकते हैं, लेकिन किसी को उनके सामने खड़ा होना चाहिए। जियाओ लुओ अपनी मोटरसाइकिल से उतर गया। बाल भिखारियों को नियंत्रित करने से लेकर सहानुभूति हासिल करने के लिए जानबूझकर बच्चों को असहनीय स्थिति में यातना देने तक, युवा लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने तक, ड्रैगन गैंग ने जो कुछ भी किया था उसने उसे गुस्से से भर दिया। उन्होंने कभी भी खुद को एक अच्छा व्यक्ति नहीं माना, लेकिन सन यू ने जो कुछ भी किया था उसने ड्रैगन गैंग के खिलाफ जाने के अपने दृढ़ संकल्प को उजागर किया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस बुरी शक्ति को नहीं हरा सकता। जियाओ लुओ। सुन हाउस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वह केवल उसका पीछा कर सकता था ताकि उसे चीजों को गड़बड़ करने से रोका जा सके। जियाओ लो 5 भारी पुरुषों पर चिल्लाया, उसे तुरंत रिहा करो। पांचों आदमी उसे अजीब तरह से देखने लगे। आशा की एक किरण देखकर लड़की मदद के लिए चिल्लाई। चेहरे पर निशान के साथ एक विशेष रूप से मांसल आदमी ने जोर से कहा, अरे बच्चे, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, बेहतर है कि तुम इससे बाहर रहो। जियाओ लो की सहायक पुलिस वर्दी को देखने के बाद वह अवमानना में चिल्लाया, तो आप एक सहायक पुलिसकर्मी है। बेटा, तुम्हें नया होना चाहिए, है ना? क्या आपको यहाँ ले जाने वाले ने आपको आंखें बंद रखने के लिए नहीं कहा था? मैं माफी मांगता हूँ। मैं एक सिपाही हूँ। आप पर वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करने का संदेह है और मैं आपको कानून के अनुसार गिरफ्तार करता हूँ। आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आपके द्वारा कहा गया हर शब्द अदालत में सबूत बन जाएगा। जियाओ लो ने कुछ हथकड़ियां निकाली। जब 5 लोगों ने उसे सुना तो वे टूट गए। डरा हुआ आदमी व्यंग्य से हंसा, अरे बच्चे, तुमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, है ना? चुप रहने का अधिकार? आप एक बेवकूफ की तरह लग रहे हैं। आप एक फिल्म कर रहे हैं या क्या? हाँ। बाकी लोग फूट फूट कर रोने लगे। अध्याय 203 आश्चर्यजनक कार्य। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मैं दोहराऊंगा, उसे तुरंत रिहा कर दो, जियाओ लो ने धीरे से कहा। हाँ, एक और छोटा हॉटहेड। अरे बच्चे, क्या आप मौत शब्द लिखना जानते हैं? डरा हुआ आदमी अपनी आंखें झुकाकर जियाओ लो को देख रहा था। उसके चेहरे पर निशान एक सेंटीपीड की तरह था, जो उसके डरावने असर में भयानकता का स्पर्श जोड़ रहा था। उसी समय उनके एक अंडरलिंग ने अपनी उंगलियों से एक सीटी बजाई। सीटी ने आसमान में एक चमक के रूप में काम किया। अचानक गली के दोनों किनारों से बुरी तरह से पुरुषों का एक समूह उभरा, जिनके हाथों में धातु की सलाखें और लकड़ी के कुदाल थे। वे अंधेरे के ज्वार की तरह उछल पड़े, जल्दी से जियाओ लो और सन हाउजे को घेर लिया। सन हाउस की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने जल्दी से एक हल्की मुस्कान के साथ विनती की, ए संस्कार, यह नौकरी पर उसका पहला दिन है, वह अभी तक नियमों को नहीं जानता है। हाउस, मुझे वास्तव में नहीं पता कि हमारे पास यहाँ कौन से नियम हो सकते हैं। हम पुलिस हैं और अवैध अपराध से लड़ना हमारा कर्तव्य है, जियाओ लो ने कहा। जियो लो, क्या आप असली हैं या क्या? हम सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी हैं और हमारे पास उचित हथियार भी नहीं है। हमारा मुख्य काम नागरिक विवादों से निपटना है। ये चीजें हमारी निगरानी के दायरे में नहीं हैं। सुन हाउस ने लगातार उसे अपनी आंखों से संकेत दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी संख्या में कई थे, जबकि वे केवल 2 थे। अगर यह संघर्ष जारी रहा तो उन्हें निश्चित रूप से छड़ी का छोटा छोर मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप करने का इरादा किया था तो सही प्रक्रिया यह होगी कि पहले इस जगह को छोड़ दिया जाए, सबस्टेशन को सूचित करने के लिए कॉल करें, फिर कुछ अन्य लोगों को भेजने के लिए सबस्टेशन की प्रतीक्षा करें। और अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या लड़की को बचाया जा सकता था, यह एक रहस्य बना रहेगा। उन्होंने कहा, सहायक पुलिसकर्मी भी एक पुलिसकर्मी है। वे हमारे सामने एक लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं और वे निश्चित रूप से हमारी पीठ पीछे चल रहे उन गंदे सौदों में से अधिक हैं। जियाओ लो की अभिव्यक्ति मंद हो गई क्योंकि वह उस व्यक्ति पर चिल्लाया, अंतिम चेतावनी, उसे अभी रिहा करो या मैं आप सभी को सबस्टेशन में वापस लाऊंगा। आपका क्या मतलब है कि आप हम सभी को वापस लाएंगे? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा छोटा सा स्टेशन इतना बड़ा है, क्या हम सभी को फिट कर सकते हैं? एक ढीले दिखने वाले आदमी ने सीटी बजाते हुए लापरवाही से कहा। बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे छोटे सहायक पुलिसकर्मी, यदि आप हम में से किसी को भी दूर ला सकते हैं तो मैं आपका उपनाम स्वीकार कर लूंगा, उस व्यक्ति ने अपनी नाक उठाकर अभिमानी रूप से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा सरनेम शियाओ होगा, जियाओ लो ने बेहोश होकर कहा। जैसे ही उसने अपने शब्दों को समाप्त किया, उसने अपनी मुट्ठी से उस व्यक्ति के चेहरे का स्वागत किया, तुरंत उसकी नाक तोड़ दी। डरा हुआ आदमी जमीन पर गिर गया।
उसने अपने नथुनों से निकल रहे खून को छुआ और गरजते हुए कहा, ओह, उसे मार डालो। इस प्रकार युद्धहॉर्न बजाया गया। जियाओ लो मुस्कुराया। उसके सामने इन 40 से 50 लोगों का उल्लेख मत करो, उसे कोई डर नहीं था, भले ही उनमें से 100 हो। NOVLB एक एन। जो कोई भी उसकी मुट्ठी, पैर, कोहनी, जोड़ों से मारा गया था, उसे तुरंत नीचे गिरा दिया गया था, दर्द में हिल रहा था और चीख रहा था। वह अपनी मुट्ठी और पैरों की सीमा के भीतर आने वाले किसी भी व्यक्ति को भेज देता था। सन हाउस डर में डूब गया, अपने पैरों को हिलाना भी भूल गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जियाओ लुओ के भीतर इतनी क्रूर शक्ति और कौशल था। उन्होंने अकेले ही इन 40 से 50 ड्रैगन गैंग के सदस्यों को केवल अपने हाथों और पैरों के जोड़े के साथ जमीन पर डाल दिया। वह सचमुच एक उग्र जानवर था। अब जब जियाओ लुओ के पास यिजिन जिंग था, तो वह वास्तव में अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता था। वह एक उग्र बैल की तरह बेतरतीब ढंग से इधर-उधर आसानी से घूम सकता था और तुरंत 5 से 6 लोगों को मार सकता था, बिना किसी सस्पेंस के पूरी तरह से हाथा। लगभग 10 मिनट के बाद गली में कोई भी खड़ा नहीं था। जियाओ लुओ ने अपने हाथों को बढ़ाया, उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे करीब खींच लिया। डरा हुआ आदमी अचानक चूहे की तरह डरपोक था। उन्होंने कहा, यह मत भूलो कि आप एक पुलिस वाले हैं। पुलिस सिर्फ लोगों को नहीं मार सकती। मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर एक निशान है और मुझे लगा कि आप शातिर थे। पता चला है कि आप सिर्फ कचरा है। जियाओ लुओ ने उसे जमीन पर गिराते हुए कहा। उसके शब्दों ने उस भयभीत व्यक्ति में कुछ पैदा कर दिया। जब शियाओ लुओ पीछे मुड़ा और लड़की के पास जा रहा था, तो उसने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और अपनी जेब से एक चाकू निकाला। नरक में जाओ, तुम भूखे हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने जियाओ लुओ पर हमला किया और उसकी पीठ पर बेरहमी से वार किया। हालांकि जैसे उसकी पीठ के पीछे आंखें थी, जियाओ लुओ अपने बाएं पैर से मुड़ गया, फिर अपने दाहिने पैर को बलपूर्वक धक्का दिया और उसे उस व्यक्ति की छाती में पटक दिया। BAM प्रभाव ने उसके शरीर के माध्यम से तुरंत एक विनाशकारी बल को बढ़ा दिया और डरा हुआ आदमी अपने आंतरिक अंगों को कांपते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि वह पीछे की ओर उड़ रहा था, खून थूक रहा था। फिर वह तीव्र दर्द से गिर गया। सन हाउस एक स्तूप में था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लुओ ने उसे अनदेखा कर दिया और लड़की के पास गया, उसका नाम, उम्र, गृहनगर और उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर करने का कारण पूछा। वह अभी भी डर के मारे तरकश कर रही थी, लेकिन जियाओ लुओ की उपस्थिति और एक सहायक पुलिस अधिकारी की वर्दी से आश्वस्त महसूस कर रही थी। उसने एक-एक करके सवालों के जवाब दिए। वह शांत प्रांत से थी। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह नौकरी की तलाश में चली गई, क्योंकि उसे किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। वह अपने बिचौलिए के माध्यम से जियांगचेंग आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बिचौलिया एक नापाक दलाल था। जियांगचेंग शहर पहुंचने के बाद उसे उसके नियंत्रण में रखा गया था। उसे दास्ता में धकेलने और विरोध करने की उसकी इच्छा को नष्ट करने के लिए 5 से 6 लोगों ने दिन-रात उसके साथ बलात्कार किया, यहाँ तक कि उसे बिजली के डंडों से भी पीटा। बाद में उसे ग्राहकों की सेवा करने के लिए इस गंदी गली में लाया गया। हाओज, क्या आपको उसकी बात सुनने के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता? जियाओ लुओ ने पीछे मुड़कर सुन हाओ से पूछा। सुन हाओज फूट-फूट कर मुस्कुराया। लड़की के दुखी अनुभव को सुनकर कोई भी क्रोधित हो गया होगा, लेकिन उसका अपना परिवार भी था। एक सहायक पुलिसकर्मी के रूप में वह ड्रैगन गैंग जैसे विशाल राक्षस के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? जियाओ लुओ लड़की की ओर मुड़ गया। तुम्हारे अलावा क्या कोई अन्य है जिसे धमकी दी जा रही है? कोई भी पुरुषों के लिए खिलौना बनने को तैयार नहीं है। हम सभी को शुरू से ही धमकी दी जा रही थी, लेकिन निराशा और संघर्ष से गुजरने के बाद उनमें से कई अब विरोध नहीं कर सके और अपने भाग्य के आगे घुटने टेक दिए। अगले दिन लिरेन पुलिस सबस्टेशन शोर से गूंज रहा था। कारण यह था कि जियाओ लुओ ने 20 वेश्यालयों के संरक्षक, 35 लोग जो व्यवसाय को नियंत्रित कर रहे थे, और 45 वेश्याओं को गिरफ्तार किया था,
जिन्हें व्यापार में मजबूर किया गया था, लेकिन जिनकी विरोध करने की इच्छा अभी भी बनी हुई है। भाई, क्या तुम यहाँ स्वर्ग के खिलाफ जा रहे हो? लियू टिगो ने जियो लो के आश्चर्यजनक काम से हैरान होकर निगल लिया। जियाओ लो ने अपने कंधों को थोड़ा सा उचकाया और एक मूक उत्तर में अपने हाथों को फैलाया, फिर अपने प्रशिक्षक के पीछे फेंग युकी के कार्यालय में चले गए। इससे पहले कि फेंग युकी बोल पाते, प्रशिक्षक ने जियो लो को खुद को समझाने का मौका दिए बिना फटकार लगाई। वह उदास मूड में था और यह उसके चेहरे पर दिखाई दिया। जियाओ लो, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए किसने कहा? प्रशिक्षक, क्या आप कृपया आपके उत्तर देने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बोलो। एक पुलिस वाले के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? जियाओ लो ने पूछा। प्रशिक्षक ने कहा, पुलिस को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी, हमारे नागरिकों को सुरक्षित रूप से, स्वतंत्रता और कानूनी संपत्ति की रक्षा करनी होगी, और अवैध और आपराधिक गतिविधियों को रोकना और दंडित करना होगा। ठीक है, मैंने कल रात एक महिला को वेश्यावृत्ति में मजबूर होते देखा। एक पुलिसकर्मी के रूप में क्या आपको लगता है कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? जियाओ लो ने धीरे से कहा। यद्यपि यह ड्रैगन गैंग था जिसके साथ वह काम कर रहा था, उसे नहीं लगा कि उसने कल जो किया वह गलत था। तुम? प्रशिक्षक क्रोधित था। आप एक सहायक पुलिसकर्मी हैं, न कि एक आपराधिक पुलिसकर्मी, न ही एक नियमित पुलिस अधिकारी। आपको बस स्टेशन को सूचित करना होगा और हम इसे संभालने के लिए किसी को भेजेंगे। जब तक स्टेशन ने वास्तव में किसी को भेजा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, वह उससे बहुत पहले ही किसी जगह बंद हो चुकी होगी, जियाओ लो ने जवाब दिया। अध्याय 204, द श्रेव। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शियाओ लो निश्चित तौर पर इसके लिए अनुशासित होंगे। उन्होंने इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया है और वे सभी एक साथ हैं। हमारा लॉकअप लगभग भर गया है। इसके अलावा प्रशिक्षक का चेहरा कुछ समय पहले इतना बर्फीला और गंभीर था। वह शायद अभी जियाओ लो को अंदर से धमका रहा है। माँ पिजिन ने लियू टिगो से बाहर कहा। वे सभी अपराधी हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है। वह उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? लियू टिगो ने शियाओ लो के लिए बोलते हुए हंसते हुए कहा। माँ पिजिन ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मजबूती से पार किया, किसी भी अन्य राय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने लियू टिगो को समझाया, जैसे कि विशाल अनुभव वाले किसी व्यक्ति ने गंभीर सलाह दी, ऐसा नहीं है कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह है कि उसे अपनी भूमिका को पार नहीं करना चाहिए और परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। जिला स्टेशन इस तरह की आपराधिक गतिविधि से निपटने वाला होना चाहिए जहां इतने सारे लोग शामिल हैं। हमारा सब स्टेशन निचले स्तर पर केवल एक छोटी सी जगह है। हमारे लिए मुख्य जिम्मेदारी साधारण नागरिक विवाद को हल करना है। गंभीर अपराध पर नकेल कसना हमारा काम नहीं है। लियू टिगो असहमति में हल्के से हंसे और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। माँ पिजिन ने बोलना जारी रखा, आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। जियाओ लो निश्चित रूप से अपनी कार्रवाई के लिए भुगतान करेंगे। यह सहायक पुलिस के साथ उनके करियर का अंत भी हो सकता है। क्या एक हॉटहेड? वह कुछ सम्मान प्राप्त करने के बारे में पागल है, लेकिन यह महसूस नहीं करता है कि उसे व्यवसाय करने के लिए नियमों का पालन करना होगा। माँ पिजिन महिमा कर रहा था और यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जियाओ लो के साथ सहानुभूति रखता था या दया करता था। वह शायद ही जियाओ लो की दृष्टि को सहन कर सकता था। वह अपने व्यक्तित्व से नफरत करता था और प्रशिक्षण शिविर के दौरान उसकी उत्कृष्टता से ईर्ष्या करता था। और अब वह जियाओ लो को उसकी गलती के लिए दंडित किए जाने का इंतजार नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि बल से निष्कासित भी था। हालांकि यह अक्सर ईर्ष्या का परिणाम था। स्टेशन प्रमुख फेंग युकी के कार्यालय के अंदर प्रशिक्षक नाराज था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जियाओ लो के पास इस तरह से बोलने का साहस होगा, उन गंदे आक्षेपों का उल्लेख नहीं करना होगा। शब्दों के लिए खो जाने के कारण उसके कान लाल हो गए। उन्होंने कहा,
जब मैं परसों ड्यूटी पर आने आया तो स्टेशन प्रमुख ने खुद हमसे कहा कि एक पुलिसकर्मी को परेशानी से डरना नहीं चाहिए। परेशानी से डरने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस बल में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने इसे गंभीरता से लिया और उस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया। अब प्रशिक्षक उस गंदी जगह पर लोगों को भड़काने के लिए मेरी आलोचना कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रशिक्षक स्टेशन प्रमुख की राय से सहमत नहीं है? पीएचएफटी फेंग यूकी कुर्सी पर बैठे थे, सुन रहे थे क्योंकि वे अपने तर्क रख रहे थे और चाय पी रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। जियाओ लो के शब्दों को सुनकर वह लगभग अपनी चाय निकाल चुका था और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने जल्दी से खुद को तैयार किया और कहा, स्मार्टेस, यह पता चला है कि आप मेरे खिलाफ मेरे शब्दों का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सही हो। मैंने कहा था कि एक पुलिस अधिकारी को परेशानी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन कौन सोचेगा कि आप इतने लापरवाह हैं कि जिला स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रशिक्षक ने सख्ती से सिर हिलाया जैसे कि उसने आखिरकार जियाओ लो के कमजोर बिंदु को पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत कहा, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह का व्यवहार है? अपने अधिकार का उल्लंघन करना। आप केवल एक सहायक पुलिस अधिकारी। आपको गिरफ्तारी करने की शक्ति किसने दी? और आपको अपने पर्यवेक्षकों से इस तरह से बात करने का अधिकार किसने दिया? शियाओ लो इस तरह के एक आत्मधर्मी और तुच्छ अधिकारी के साथ आगे बहस करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया और प्रशिक्षक को जो कुछ भी कहना था उसके लिए केवल एक डेडपैन लुक की पेशकश की। जियाओ लो, आप अभी के लिए जा सकते हैं, फेंग यूकी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन अंदर नहीं। एक कठोर तरीका। हाँ। जियाओ लो ने अपने प्रमुख को सलाम किया, पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर जाते समय प्रशिक्षक की ओर एक नजर भी नहीं डाली। बूढ़े फेंग, इस नौजवान को देखो। वह बड़ों और वरिष्ठों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता है। इतना घमंडी और अभिमानी। परेशान होकर प्रशिक्षक लड़ाई से पहले एक उत्तेजित बैल की तरह अपनी नाक के माध्यम से स्टीमों को उड़ा रहा था। फेंग यूकी ने हंसते हुए अपनी चाय की चुस्की ली और उसने कहा, मुझे वास्तव में यह युवक दिलचस्प लगता है। भाई जियाओ, यह कैसे हुआ? स्टेशन प्रमुख और प्रशिक्षक का क्या कहना था? जैसे ही जियाओ लो बाहर आया, लियू टिगो चिंतित होकर आगे बढ़ गया। पास में खड़े होकर माँ पिजिन ने कहा, वे और क्या कह सकते थे? उन्होंने निश्चित रूप से उसे छोड़ दिया और उसे कड़ी चेतावनी के साथ अपने स्थान पर रख दिया। ऐसा नहीं है कि वे उसे पुरस्कृत करने जा रहे थे। लेकिन शियाओ लो कोई पुशोवर नहीं था। वह सीधे महिला के पास गया और ऊंचाई से उसे नीचे देखा। उसका ठंडा, तराशा हुआ चेहरा हिकारत से भर गया। उन्होंने कहा, क्या आप सड़क पर गाली देने वाले चिल्ला रहे हैं? दुर्भाग्य से यह सड़क नहीं है। यह पुलिस स्टेशन है। बेहतर होगा कि आप खुद ही व्यवहार करें। नहीं तो क्या? क्या तुम मुझे पीट पीट कर मार डालोगे? महिला अचानक अपनी कुर्सी से उठी, अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाते हुए। उसके हाव भाव अस्पष्ट और बुरे थे। आप सहायक पुलिस हैं। मैं अभी आपके खिलाफ खुद को खड़ा कर रही हूँ। अगर आपको यह साबित करने के लिए सबूत नहीं मिलते हैं कि मैंने बटुआ चुराया है, तो मैं निश्चित रूप से आप पर और आपके पुलिस स्टेशन पर मुकदमा करने के लिए वकीलों को किराए पर लूंगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा? शियाओ लो ने ठंडी आवाज में कहा। महिला ने महसूस किया कि एक चिंतित डर उस पर रेंग रहा है, लेकिन वह उत्साहित और आश्वस्त थी कि उसके सामने युवा सहायक अधिकारी उस पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अपनी कुर्सी पर चढ़ गई और जियो लो को गुस्से से घूरकर देखने लगी और कहा, अच्छा, चलो भी, मुझे मारो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हो। अध्याय 205 फेंग यूकी की योजना। अपनी कुर्सी पर खड़ी महिला केवल जियाओ लो की तुलना में थोड़ी लंबी हो गई। उसने अपने हाथों को आक्रामक रूप से कूल्हों पर रखा और एक उग्र की तरह जियाओ लो को शाप दिया। उसने जो शब्द उगले वे उसकी पूरी पैतृक पंक्ति के लिए अपशब्दों और घृणित, अनुचित संदर्भों से भरे हुए थे। कुल मिलाकर वह काम का काफी बुरा टुकड़ा था।
बहुत हो गया। आप एक पुलिस स्टेशन में हैं। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो मैं आप पर पुलिस अधिकारियों का अपमान करने का आरोप लगा सकता हूँ। बूढ़े झांग ने सूखी खांसी को छोड़ दिया और उसे याद दिलाया। महिला और भी आक्रामक हो गई और बोली, पुलिस अधिकारियों का अपमान? मुझसे इस नौकरशाही लहजे में बात करना बंद करो। इस नौजवान सहायक पुलिस ने खुद को पुलिस अधिकारी कहने की हिम्मत कैसे की? वह मेरी आंखों में एक तमाशा से ज्यादा नहीं है। जियाओ लो मुस्कुराया और एक और शब्द कहे बिना पीछे हट गया। यह सोचकर कि जियाओ लो ने हार मान ली है, महिला अहंकार से फूली हुई थी और बह गई थी। वह जियाओ लो पर और भी जोर से चिल्लाई, डीएमएन सहायक पुलिस, आप क्यों चले गए? यहाँ वापस आओ। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे मारने जा रहे हो? चलो भी। तुम हो एक पागल के बेटे। अगर आप में हिम्मत नहीं है। थोड़ा झुकते हुए जियाओ लो ने अपने बगल की कुर्सी उठाई, पीछे मुड़ी और उसे उन्मादी महिला में पटक दिया। धमाका। यह सब 1 सेकंड में हुआ। नीच और निरंतर शाप अचानक बंद हो गए। गंदे मुंह वाली घृणित महिला को कई मीटर पीछे फेंक दिया गया, फर्श पर जोर से गिरा दिया गया। घबराहट और भय की अभिव्यक्ति उसके विस्तृत आंखों वाले चेहरे पर दिखाई दी। उसने अपने मुंह में खून की ओर इशारा करते हुए एक खून से लथपथ चीख निकाली। 1 सेकंड के लिए सभी पुलिस स्टेशन की लॉबी में जम गए। उन्होंने अपनी आंखों में सदमे के साथ अविश्वास में जियाओ लो को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शियाओ लो कुर्सी उठाएंगे और पुलिस स्टेशन में एक महिला पर हमला करेंगे। लेकिन अत्यधिक प्रतिक्रिया के बावजूद अधिकांश भाग के लिए अधिकारियों ने वास्तव में महसूस किया आनंद। वह आ रहा था और वे चाहते थे कि वे इसे उसे भी दे सकते थे। हमला। पुलिस की बर्बरता। लगभग मुझे पीट पीट कर मार डाला। अपने स्तूप से बाहर आते हुए महिला को एहसास हुआ कि क्या हुआ और जमीन पर लौटना शुरू कर दिया और उन्मादी अभिनय करना शुरू कर दिया। जियाओ लो उसकी ओर बढ़ा और भेदी, ठंडी आंखों से उसे नीचे देखा। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। तुम। महिला आतंक में सिकुड़ गई। वह अब देख सकती थी कि उसके सामने खड़ा सहायक पुलिस अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। गुस्से में आने पर उसका चेहरा ठंडा, शैतान जैसा था। क्या तुमने नहीं कहा कि मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? मैं अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए मारने जा रहा हूँ। जैसे ही जियाओ लो धीरे धीरे एक और कुर्सी लेने के लिए पहुंचे, उनकी दुष्ट मुस्कान ने महिला को आश्वस्त किया कि आगे क्या होने वाला था। क्या वह इस महिला को एक और सबक सिखाने की योजना बना रहा है? कमरे में मौजूद सभी लोग यह सोचकर कांप गए। शियाओ लो के चेहरे पर बेलगाम गुस्से की झलक ने उन्हें डरा दिया। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओल्ड झांग ने महसूस किया कि स्थिति खराब हो रही थी और जियाओ लो को रोकने के लिए जल्दी की। उन्होंने कहा, शियाओ लो, यह पर्याप्त है। इस तरह की महिला पर अपना करियर बर्बाद मत करो। ओल्ड झांग, बस दिखावा करो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। जियाओ लो ने आदमी पर मुस्कान को मजबूर कर दिया। अन्य लोगों की आंखों में मुस्कान काफी परेशान कर रही थी। माँ पिजन उस क्षण उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जियाओ लो की ओर इशारा किया और कठोरता से कहा, जियाओ लो, आपने बहुत कुछ किया है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि पुलिस स्टेशन आपका घर है जहां आप जो चाहे कर सकते हैं? माँ पिजन शियाओ लो के खिलाफ जैसे को तैसा का मुकाबला कर रहे थे। इस बार कानूनी और नैतिक उच्च आधार पर खड़े होकर उन्होंने जियाओ लो को बलपूर्वक फटकार लगाई। माँ पिजन में एक तिनका पाकर उसने नाटकीय रूप से उसकी मदद के लिए अपील की, अधिकारी, कृपया उसे रोकें। यह आदमी पागल है। चिंता मत करो, मैडम। हम उसे जंगली नहीं भागने देंगे। माँ पिजन ने पूरी ईमानदारी से उससे यह वादा किया। फिर उन्होंने जियाओ लो को फिर से चुप कराना जारी रखा। जियाओ लो, आपको अभी अपना दुरुपयोग रोकने की जरूरत है, अन्यथा मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा और कानून के अनुसार आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा, भले ही हम सहकर्मी हों। गधा की सर, मैं आमतौर पर आप पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता। अब मैं आपको उत्तेजित पाता हूँ। जियाओ लो ने एक क्रूर हंसी को मजबूर किया,
फिर जानबूझकर महिला के हाथ पर कदम रखा। हालांकि उसने ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन उसके चमड़े के जूते के कठोर तलवे ने वध से पहले महिला को सुअर की तरह चिल्लाया। हे भगवान! तुम! भयभीत होकर माँ पिजन को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। उसने तुरंत कमरे में हर किसी को जियाओ लुओ को धमकाने के लिए उकसाने के बारे में सोचा। वह चिल्लाया, जियाओ लुओ ने जानबूझकर कानून तोड़ा। चलो उसे रोकने के लिए जल्दी करते हैं। हम उसे अपराध करते रहने नहीं दे सकते। उसकी मुस्कुराहट पर किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। सभी पुलिस अधिकारी जो देख रहे थे, बस पहले जो कुछ भी कर रहे थे उस पर वापस चले गए। फोन का जवाब देना, रिपोर्ट लिखना, नाटक करना कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना या देखा। आप सब! माँ पिजन ने अपने सहयोगियों द्वारा गलत महसूस किया और थोड़ा शर्मिंदा भी नहीं किया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब जियाओ लुओ स्पष्ट रूप से कुछ गलत कर रहे थे तो हर कोई अपनी आंखें क्यों बंद कर रहा था। ठीक है, मैं स्टेशन प्रमुख को ढूंढूंगा क्योंकि आप सभी कार्रवाई करने से डरते हैं, माँ पिजन ने उद्दंडता से कहा और सीधे स्टेशन प्रमुख के कार्यालय की ओर भागे। कुछ मिनटों के बाद प्रमुख का दरवाजा खुल गया और माँ पिजन निराश होकर बाहर चले गए। न केवल फेंग यूकी ने उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रमुख द्वारा कान भी दिया गया था। क्या आपको इस तरह की मामूली बात के लिए मुझे परेशान करना पड़ता है? मुझे आप सभी की क्या जरूरत है? फेंग यूकी ने स्पष्ट किया कि वह कहाँ खड़ा है। माँ पिजन को समझ में नहीं आया कि उसने क्या गलत किया। हर किसी ने जियाओ लुओ का साथ क्यों चुना? क्या कोई गड़बड़ है? लियू टिगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ पिजन ने एक लंबा चेहरा खींचा और गुस्से से चमक उठा। उन्होंने कहा, हमारे स्टेशन के आकार को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि स्टेशन प्रमुख को पता ही नहीं था कि उनके कार्यालय के बाहर क्या हो रहा है? गधा के सर, तुम्हारी चतुराई वास्तव में खुद पर हावी हो गई, लियू टिगो ने माँ पिजन से कहा। ओह, वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत है, वह बटुआ जो महिला ने चुराया था वह मिल गया था। यह उसकी ब्रा के अंदर छिपा हुआ था और बाहर गिर गया जब भाई जियाओ लुओ ने उसके पैरों को उल्टा पकड़ लिया और उसे थोड़ा हिला दिया। निगरानी फुटेज और चोरी के सामान के साथ महिला के चोरी के आरोप की अब पुष्टि हो गई है। लियू टिगो ने अपनी ठोड़ी के नीचे अपने हाथों को एक साथ रखा, अपनी उंगलियों पर टैप किया और उल्लास के साथ मुस्कुराया। क्या क्या वह वास्तव में चोर था? माँ पिजन ने उसी समय तबाह और हतोत्साहित महसूस किया जब उन्होंने इसे लियू टिगो से सुना। उसने अपना सिर घुमाया और कुर्सी पर बैठी महिला को देखने लगा। वह उदास लग रही थी और अब जो कुछ हुआ उसके बारे में ओल्ड झांग को एक सच्चा विवरण दे रही थी। जियो लो के लिए उन्होंने अपने हाथों को जेब में फंसाया और माँ पिजन की ओर चले गए। लगभग रिफ्लेक्स में माँ पिजन ने जियाओ लो के लिए रास्ते से छलांग लगा दी, डर से भरी आंखों के साथ। भाई शियाओ, मुझे बताओ, पृथ्वी पर आपको कैसे पता चला कि बटुआ महिला की ब्रा में छिपा हुआ था? लियू टिगो जियाओ लो के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। उन्हें वह बटुआ मिल गया था जो ओल्ड झांग भी अपनी वरिष्ठता और अनुभव के साथ नहीं पा सकता था। किसी को भी देखने पर ऐसा लगता है कि वह मोहित था। मुझे शुरू में पता नहीं था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने महिला को कुर्सी से मारा, जियाओ लो ने ईमानदारी से जवाब दिया। भले ही उन्होंने एक कुर्सी का इस्तेमाल किया, फिर भी यह अलग महसूस हुआ जब कुर्सी महिला की छाती पर लगी। हाँ, तुम बहुत भयानक हो, मैं आपकी पर्याप्त प्रशंसा नहीं कर सका। लियू टिगो ने ठहाके मारकर ठहाके लगाए। उन्होंने कहा, बधाई हो। चलो आज रात वीडियो गेम खेलते हैं। लड़का काफी अच्छा है। फेंग यूकी समझ गया था कि क्या हुआ था क्योंकि वह अपने कार्यालय में अंधे के माध्यम से देख रहा था। उनकी प्रशंसा स्वाभाविक रूप से जियाओ लुओ की कार्रवाई के लिए थी। प्रशिक्षक ने इसे खारिज करते हुए कहा, वह काफी अच्छा है। असहमति के एक शब्द पर एक विशिष्ट हॉटहेड क्या झटका देगा। इस तरह के निडर किरदार शायद किसी दिन हमें परेशानी में डाल देंगे। हाँ, आप केवल चीजों के एक पक्ष को नहीं देख सकते हैं। हर चीज पर दोनों तरफ से विचार करने की जरूरत है।
फेंग यूकी ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों के पीछे टिका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह जियाओ लो एक दोधारी तलवार है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल कर पाए तो वह अपराध के खिलाफ स्वाभाविक दुश्मन होगा। क्या जिला स्टेशन ने यह नहीं कहा कि हम लापरवाह हैं और अन्य सब स्टेशनों की तुलना में बहुत कम उपलब्धि है? मैं बहुत चिंतित था और बस उस पर गौर कर रहा था। सौभाग्य से यह युवा जियाओ लो सही समय पर आ गया है। स्टेशन प्रमुख, आप क्या आप कह रहे हैं कि आप जियाओ लो को एक प्रमुख अग्रिम पंक्ति की स्थिति में रखना चाहते हैं? प्रशिक्षक आश्चर्यचकित लग रहा था। फेंग यूकी ने केवल एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रशिक्षक ने निगल लिया। उन्होंने फेंग यूकी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था, यह महसूस करने के लिए कि फेंग यूकी का क्या मतलब था। लेकिन हॉटहेड जियाओ लो को फ्रंटलाइन स्थिति में रखना, यह बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना था। उसे कैसे डर नहीं था कि नौजवान इतनी बड़ी गड़बड़ी कर देगा? अध्याय 206, एक परिवर्तन के लिए समय। जियाओ लो घर लौट आया और अपना कंप्यूटर चालू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि उनका इंटरनेट फायरवॉल हैक किया जा रहा है, तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यह वह हैकर बाइलिंग फिर से था। पिछले कुछ हफ्तों से यह बाइलिंग लगातार अपने फायरवॉल को क्रैक करने और अपने कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सही तरीके से एक संदेश टाइप किया, आप वास्तव में मेरे कंप्यूटर में इतनी बुरी तरह से सेंध लगाना चाहते हैं? हाँ। हुआए विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में बाई लिंग ने शुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और एक और संदेश भेजा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जियाओ लो धीरे से मुस्कुराया और जवाब देने के लिए टाइप किया, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, है ना? नहीं, मेरा मतलब वास्तविक जीवन में था। चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप मेरे फायरवॉल को क्रैक न कर दें। आखिरी वाक्य टाइप करने के बाद जियाओ लो ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। उन्हें अपनी फायरवॉल सुरक्षा पर पूरा भरोसा था और उन्होंने बाइलिंग के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। बाई लिंग ने झुंझलाहट में अपने होठों पर काट लिया। जियाओ लो के शब्दों ने उसे अपनी चुनौती पर लेने की इच्छा को उत्तेजित किया। अब उसके पास उसके कंप्यूटर में सेंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 दिन बाद लिरेन पुलिस सबस्टेशन पर एक बम गिराया गया था। फेंग यूकी ने एक अपवाद बनाया था और शियाओ लो को नियमित पुलिस अधिकारी बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके पास जो कनेक्शन थे, उनके माध्यम से आवेदन को थोड़े समय के भीतर जिला स्टेशन द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका अर्थ था जियाओ लो अब सहायक पुलिस नहीं था, बल्कि एक पूर्ण पुलिस अधिकारी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ पिजन इस बारे में पता चलने पर ईर्ष्या के साथ खुद के बगल में था। कई लोग जियो लो से भी ईर्ष्या करते थे। वे जानते थे कि सहायक पुलिस के लिए नियमित पेरोल पर स्थायी पुलिस अधिकारी बनने की प्रक्रिया कठिनाई से भरी हुई थी। कुछ लोगों को कई वर्षों तक काम करने के बाद भी आवेदन करने का अवसर नहीं मिला। इसके विपरीत जियाओ लो ने स्टेशन पर पहुंचने के केवल 4 दिन बाद ही इसे हासिल कर लिया था। यह बस अविश्वसनीय था। हाँ, मैं वास्तव में भाई जियो लो के लिए उत्साहित हूँ। किसी तरह वह एक स्थायी पुलिस अधिकारी बन गया। मैं उसका अनुसरण कर सकता हूँ और अब से अच्छा समय बिता सकता हूँ। लियू तिगो ने माँ पिजन के बगल में रहते हुए शियाओ लो को जोर से बधाई दी। गुस्से से भरे चेहरे के साथ माँ पिजन ने मेज पर अपनी मुट्ठी मारी, कहा, जियाओ लो ने कुछ तार खींचे होंगे, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसे इतनी तेजी से नियमित पेरोल पर रखा जाएगा। इस तरह के लोग जो कनेक्शन का दुरुपयोग करते हैं, वे बहुत बेशर्म हैं। देखो एसएस किसा, आप अभी भी इसे प्राप्त नहीं करते हैं। भाई जियाओ लो को उनकी क्षमता के लिए पदोन्नत किया गया था। यदि आप इतने सक्षम हैं, तो आप दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मैं गारंटी देता हूं कि स्टेशन प्रमुख हर नियम को तोड़ देंगे और आपको भी पदोन्नत किया जाएगा। लियू टिगो ने बिल्कुल खुश महसूस किया और माँ पिजन के निराश और क्रोधित चेहरे को देखकर बहुत संतुष्टि प्राप्त की। लियू टिगो, आप हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? माँ पिजन ने नाराज स्वर में पूछा। कोई भी आपके खिलाफ नहीं जा रहा है।
आप इसे अपने साथ कर रहे हैं। हम सभी एक ही प्रशिक्षण शिविर से आए थे। आप हमेशा जियाओ लो की उपलब्धि से इतने ईर्ष्या क्यों करते हैं? जैसा कि हम सभी प्रशिक्षण शिविर में सहपाठी थे, क्या उसकी पदोन्नति हम सभी के लिए फायदेमंद नहीं है? आप यह क्यों नहीं समझ सकते? लियू टिगो ने नाराज महसूस करते हुए जवाब दिया। माँ पिजिन ने व्यंग्य किया, ऐसा नहीं है कि मुझे यह समझ में नहीं आता है। मैं भाई भतीजावाद से आगे नहीं बढ़ना चाहता जैसा कि जियो लो ने किया। तुम बीमार हो, बहुत बीमार। लियू टिगो के पास माँ पिजिन के लिए पर्याप्त था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं आपको एक और बार याद दिलाता हूँ। शियाओ लो को उनकी क्षमता के लिए पदोन्नत किया गया था। आपने जिस भाई भतीजावाद का जिक्र किया है, वह केवल आपके दिमाग में है। यह आपकी कल्पना की कल्पना है। माँ पिजिन ने अपने दांतों को दबा लिया और अपने गुस्से को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की। वह बस इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि जियाओ लो अब एक आधिकारिक पुलिस अधिकारी था। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों बढ़ावा दिया? स्टेशन प्रमुख के कार्यालय के अंदर फेंग यूकी ने जियाओ लो को सीधे आंखों में देखा, लेकिन यह एक कीमती खजाने की सराहना करने वाले की उच्च अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि स्टेशन प्रमुख मुझे बता सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की थी, इसके बजाय वह सोच रहा था कि क्या स्टेशन यार्ड में घटना के लिए उसे दंडित करेगा। उनके आश्चर्य के लिए न केवल उनकी निंदा नहीं की गई थी, उन्हें पदोन्नति के साथ पुरस्कृत किया गया था। यह सभी उम्मीदों से परे था। फेंग यूकी ने कहा, क्योंकि आप दृढ़ हैं और अपने विरोधियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्टेशन की तलवार बने और उन गंदी आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसें। जियो लो फेंग यूकी के शब्दों से चकित था। उन्हें एहसास नहीं था कि फेंग यूकी एक ऐसे स्पष्टवादी स्टेशन प्रमुख थे जो कार्रवाई में साहसी और निर्णायक थे। उन्होंने जियो लो को अधिक अधिकार देने और उन्हें अपने भविष्य के मिशन को पूरा करने की स्वतंत्रता देने के लिए पदोन्नत किया था। सर, क्या आपका मतलब है? मैंने पहले ही तुम्हें बढ़ावा दिया है। क्या यह मेरी गंभीरता दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है? फेंग यूकी ने अपने दराज से एक लाल किताब निकाली और इसे जियाओ लो को सौंप दिया, कहा, इसे ले लो और एक देखो। मैंने इसे आपके लिए भी तैयार किया है। जियो लो को इसे खोलने की आवश्यकता नहीं थी। पीले रंग के वर्ण कवर पर स्पष्ट रूप से मुद्रित किए गए थे, बंदूक लाइसेंस। इस बंदूक लाइसेंस के साथ उसे गश्त या अन्य पुलिस मिशन के लिए बाहर जाने पर हथियार ले जाने की अनुमति होगी। बेशक बंदूक ले जाने का मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाही से कार्य कर सकता था। हथियार के उपयोग और गोला बारूद की संख्या को सख्ती से नियंत्रित और निगरानी की गई थी, और उसे किसी भी समय बंदूक चलाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके अलावा आप 3 सहायक पुलिस अधिकारियों को चुन सकते हैं जो आपकी सहायता के लिए आपके प्रत्यक्ष अधीनस्थ होंगे। शियाओ लो, आप वहां जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। मुझे आप पर भरोसा है, फेंग यूकी ने उत्सुकता से कहा, और उसकी आंखों ने दिखाया कि वह इसका मतलब था। हाँ सर, मैं स्टेशन प्रमुख के विश्वास और मार्गदर्शन को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। अपने सिर को पकड़कर और अपनी छाती को बाहर धकेलते हुए जियाओ लो ने स्पष्ट, दृढ़ आवाज में जवाब दिया। उन्होंने शुरू में महसूस किया कि वह सहायक पुलिस की भूमिका में अक्षम थे। उसे आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था, क्योंकि फेंग यूकी ने उसे उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था और अब उसे अपना काम करने के लिए अक्षांश दिया था। स्टेशन प्रमुख, ईमानदारी से कहूं तो मैं काफी बेचैन महसूस कर रहा हूं। क्या होगा अगर जियाओ लो वास्तव में मुसीबत वापस लाता है क्योंकि हमने उसे अधिकार दिया है? जियाओ लो के जाने के बाद प्रशिक्षक परेशान था और चिंतित आवाज में फेंग यूकी से पूछा। फेंग यूकी ने लापरवाही से एक कप गर्म चाय डाली, बैठ गया और एक घूंट लिया, कहा, आप बहुत सतर्क हैं और बहुत सारे डर हैं। आप इस तरह से अपराधियों से कैसे लड़ेंगे? मैं जियो लो की शैली की प्रशंसा करता हूँ। वह एक भयंकर बाघ की तरह है। पिंजरे में बंद बाघ कुछ भी हासिल नहीं कर सकता।
हम केवल एक बार इसके मूल्य की सराहना कर सकते हैं जब हम इसे मुक्त करते हैं। मैंने इतने सालों तक काफी इंतजार किया है। अब समय आ गया है कि हम उन बेवकूफों पर और दबाव डालें। क्या जियाओ लो ऐसा कर सकता है? वे शातिर हत्यारों का एक समूह है। अगर हमने कोई कार्रवाई की तो हमारे सभी परिवारों को उनसे खतरा होगा। प्रशिक्षक की आंखों में एक भयभीत दृष्टि थी। एक पुलिस अधिकारी होने का मतलब यह नहीं था कि वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधियों से निपटने के दौरान उन्हें अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए इस समय समझौता करना पड़ा। फेंग यूकी ने चाय के कप का ढक्कन नीचे गिरा दिया। न्याय की एक मजबूत भावना के साथ उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, कभी कभी हमें जुआ खेलने का विकल्प चुनना पड़ता है। वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चल पड़ा। बाहर का दृश्य देखते ही उसके मुंह के कोने पर मुस्कान बन गई। मौसम बदल रहा है। प्रशिक्षक ने अपनी आंखें चौड़ी की और फेंग यूकी की चौड़ी पीठ को देखा। केवल अब उसे एहसास हुआ कि फेंग यूकी ड्रैगन गैंग पर हमला करने के बारे में कितना दृढ़ था। अध्याय 207 असाधारण शक्ति के साथ पैदा हुआ। पुलिस प्रमुख के निर्देश के अनुसार जियाओ लुओ को अपनी टीम बनाने के लिए 3 सहायक पुलिसकर्मियों को चुनना था और उन्होंने लियू टिगो, ये क्यू और वांग लिहू को चुना। उन्होंने लियू टिगो को इसमें खींचने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उन्होंने लियू टिगो पर एहसान नहीं किया था और वह वास्तव में उन्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन अंत में लियू टिगो ने जोर दिया और जियो लो उन्हें टीम का हिस्सा बनने से रोक नहीं सके। अन्य 2 के लिए ये क्यू और वांग लिहू दोनों जन्मजात संकटमोचक थे और यह स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था। उन्होंने 2 साल तक काम किया था, लेकिन फिर भी उनके लिए पदोन्नति कहीं नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल और अनुभव नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे अक्सर परेशानी में पड़ जाते थे। उदाहरण के लिए, वे शहर के गश्ती अधिकारियों और तरबूज किसानों के बीच विवाद में मध्यस्थता करने वाले थे। न केवल वे संघर्ष को हल करने में विफल रहे, उन्होंने तरबूज किसानों का पक्ष लिया और शहर के गश्ती अधिकारियों को पीटा। एक अन्य घटना में ये क्यू और वांग लिहू ने एक कथित चोर का पीछा किया जो भाग गया। हालांकि उसे पकड़ने के बाद उन्होंने उसे लाठी से मारने से पहले उससे बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की और 2 दांत तोड़ दिए। बाद में जांच से पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में चोर नहीं था। एक जोड़े के बीच झगड़ा हुआ और पत्नी ने पुलिस से झूठ बोला कि उसका पति चोर है ताकि वे उसे पकड़ सकें। इसलिए सबस्टेशन के लोगों ने वांग लिहू और ये क्यू पर एक लेबल लगाया, वर्दी में ठग। जियाओ लुओ ने उन्हें चुना क्योंकि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करने के उनके चरित्र को एक फैंसी माना या उस मामले के लिए किसी और के लिए। वह चिकंदिल कायरों को शामिल नहीं करना चाहता था, बल्कि इसके बजाय टस्क किए गए जानवर जो दुश्मन को फाड़ने से डरते नहीं थे। जैसा कि यह निकला, ये क्यू और वांग लिहू ने गहरी नाराजगी जताई कि एक नए सहायक पुलिस अधिकारी को कुछ ही समय में एक नियमित अधिकारी बनने का मौका मिला था। इसके अलावा उन्होंने जियाओ लुओ का भी तिरस्कार किया क्योंकि माँ पिजन अपने सहयोगियों के बीच असंतोष के बीज बो रहे थे ताकि उन्हें समझाया जा सके कि जियाओ लुओ को केवल उनके संबंधों के कारण पदोन्नत किया गया था। सबसे पहले साबित करें कि आपके पास हमारे मालिक होने की क्षमता है, अन्यथा मैं अपना समय स्टेशन पर घूमने में बिताना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं आपके के पीछे एक आलसी बनूं। वांग लिहू अपने पैरों को फैलाकर खड़ा था और पुलिस सबस्टेशन यार्ड में जियाओ लुओ से बात कर रहा था। उसकी आंखों में सम्मान का एक कतरा भी नहीं था, केवल नाराजगी थी। वह एक लंबा और मजबूत साथी था, 6 फीट लंबा और 200 पाउंड से अधिक वजन का था और उसके जबड़े पर पराली थी। यार्ड में खड़े होकर वह वर्दी में एक दम्भी और अभिमानी ठग लग रहा था। ये क्यू ने भी जियाओ लुओ पर अपनी नाक घुमाई और वांग लिहू के रुख को दोहराया। उसने एक स्पष्ट आवाज के साथ कहा, यह सही है। जिन लोगों के पास 1 या 2 हत्या नहीं है, वे हमारे मालिक होने के लायक नहीं हैं। उसके पास एक छोटा निर्माण और एक पतला, कोणीय चेहरा था। धूप के नीचे उसकी तैलीय त्वचा चमकदार थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग लिहू, ये क्यू, यह स्टेशन द्वारा की गई नियुक्ति है,
इसलिए आप जानबूझकर इसमें छेद करने की कोशिश न करें। यदि आपकी कोई असहमति है तो इसे स्टेशन प्रमुख के पास लाएं। लियू टिगो ने शियाओ लो के लिए बात की। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं हैं जिसकी गहरी पृष्ठभूमि है। स्टेशन प्रमुख के सामने कुछ भी उठाने की हमारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्यों चीख पड़ा, आक्षेप लगा रहा था। तुम। लियू टिगो नाराज था। वह अपने प्रचार के लिए जियाओ लो के लिए वास्तव में खुश था। हालांकि स्टेशन के लोग हाल के दिनों में गपशप कर रहे थे कि कैसे जियो लो केवल अपने कनेक्शन के कारण एक स्थायी अधिकारी बन गया। वह इन अफवाहों के लिए अपने गुस्से को शायद ही रोक सके। वांग लिहू और ये क्यू को देखते हुए जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं देख सकता हूं कि आप दोनों आश्वस्त नहीं हैं। वांग लिहू और ये क्यू ने एक नजर का आदान प्रदान किया और कोरस में जवाब दिया, निश्चित रूप से हम नहीं हैं। आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप दोनों के पास कुछ कौशल है। मुझे बताओ, तुम क्या कर सकते हो? जियाओ लो उन पर शब्द बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसने सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका चुना। अगर उसे करना पड़ा तो वह उन्हें अधीनता के लिए हरा देगा। सब लोग, अब रुक जाओ। वांग लिहू और ये क्यू जियाओ लो से आदेश लेने के लिए तैयार नहीं है और अभी उसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। एक सहायक पुलिस अधिकारी कार्यालय में पहुंचा और अपनी तेज आवाज के साथ यार्ड में दृश्य का वर्णन किया। यहाँ तक कि एक बेवकूफ को भी पता होगा कि ऐसा होगा। वे दोनों स्टेशन में जाने माने संकटमोचक हैं। जियाओ लो परेशानी के लिए पूछ रहा था जब उसने उन्हें अपने लिए काम करने के लिए चुना। वांग लिहू असाधारण शक्ति से संपन्न है। वह आसानी से एक सुअर उठा सकता है जिसका वजन सैकड़ों पाउंड है। यहाँ तक कि 5 लोग भी उसे पकड़ नहीं सके जब वह अपना वजन फेंकता है। वह संभवतः जियाओ लो के आगे कैसे झुकेंगे? हाँ, ये क्यू से निपटना आसान नहीं है। वह हॉक के पंजे की मुक्केबाजी का अभ्यास करते थे। उसके हाथ त्वचा को आसानी से फाड़ सकते हैं, चाकू से लगभग बेहतर। वे सभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हैं। कुछ लोगों ने आह भरी, कुछ ने जियाओ लो के साथ सहानुभूति व्यक्त की, जबकि कुछ ने सोचा कि वह आ रहा था और गर्व कर रहे थे। बहुत से लोग जियाओ लो को इतनी जल्दी पदोन्नत किए जाने से ईर्ष्या करते थे और जियाओ लो को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देखना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, माँ पिजिन को अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए खुद को नृत्य करने से रोकना पड़ा। वह खुशी से खड़ा हो गया और भीड़ से चिल्लाया, चलो चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। जियो लो एक पतला लड़का है। मुझे उम्मीद है कि वह वांग लिहू की मुट्ठी से कुचला नहीं जाएगा। उनके शब्द मजाक और उपहास से भरे हुए थे। शायद वह जियाओ लो को इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा होते देखना चाहता था कि वह भूल गया कि जियाओ लो ने एक बार प्रशिक्षण शिविर में यान वांग से लड़ाई की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके तुरंत बाद भीड़ बाहर चली गई और बगल में दर्शक बन गई। शियाओ लो ने पहले ही जान लिया था कि वांग लिहू और ये क्यू अपनी टिप्पणियों से क्या कर सकते हैं। उन्होंने वांग लिहू की ओर इशारा किया और लापरवाही से कहा, एक निर्णय ले। आप ताकत पर मैच चाहते हैं या मुक्केबाजी पर? वांग लिहू को शुरू में आश्चर्यचकित कर दिया गया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो ताकत में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुझे डर है कि अगर हमने मुक्केबाजी की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार सकता हूँ। अच्छा, आइए ताकत में प्रतिस्पर्धा करें, जैसा कि आपने कहा था। जियाओ लो ने उदासीन झेंपते हुए कहा, आप खुद को अधिक आंक रहे हैं। वांग लिहू ने चिल्लाया, फिर यार्ड में खड़ी एक पुलिस मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। उसने घोड़े की सवारी की मुद्रा में अपने शरीर को नीचे उतारा। अपने बाएं हाथ को हैंडलबार पर और दाएं हाथ को रियर शॉक अवशोषक पर पकड़कर उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक गहरी हॉल को बाहर निकाला। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनी हुई थी और नसें उभरी हुई थी। मोटरसाइकिल को धीरे धीरे जमीन से ऊपर ले जाया गया। एक और दहाड़ के साथ पूरी बाइक उसके सिर पर उठा दी गई थी। उस क्षण वह शक्तिशाली और भयंकर लग रहा था। स्टेशन पर हर कोई स्तब्ध था। भले ही वे पहले से ही जानते थे कि वांग लिहू में बहुत ताकत थी,
फिर भी वे अब चौंक गए थे कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। यह एक विशिष्ट मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन एक पुलिस गश्ती मोटरसाइकिल थी जिसका वजन 500 पाउंड से अधिक था। यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी शायद ही इसे खड़े होने में मदद कर सकता था अगर यह किनारे पर गिर गया। फिर भी वांग लिहू ने इसे अपने सिर पर उठा लिया था। वे इससे आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकते थे? बहुत बढ़िया। माँ पिजन ने बड़े उत्साह में वांग लिहू के लिए तालियां बजाईं और जयकार की। माँ पिजन के नेतृत्व के बाद अन्य लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वांग लिहू का प्रदर्शन वास्तव में इस तरह की प्रशंसा का हकदार था। असाधारण शक्ति के साथ पैदा हुआ। यह बहुत दुखद है कि वांग लिहू राष्ट्रीय भारोत्तोलन टीम में शामिल नहीं हुए। दूसरी मंजिल पर कार्यालय से देखते हुए फेंग यूकी इसके बारे में मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। प्रशिक्षक ने अपना सिर हिलाया और हताशा में कहा, आपको जियाओ लो के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वह वांग लिहू के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करके परेशानी की मांग कर रहा है। इतना यकीन मत करो। जियाओ लो ने वांग लिहू और ये क्यू की फाइलों को चुनने से पहले पढ़ा और उनके बारे में पहले से ही पता था। उनके पास उन्हें वश में करने का एक तरीका होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी टीम में चुनने पर जोर दिया। थोड़ा धैर्य रखें और इंतजार करें और देखें। फेंग यूकी हंसे। वह अभी भी जियाओ लो के बारे में बहुत आश्वस्त था। हैया। प्रशिक्षक ने एक लंबी सांस ली। वह वास्तव में समझ में नहीं आया कि स्टेशन प्रमुख ने जियो लो पर इतना भरोसा क्यों किया। धमाका। वांग लिहू ने गश्ती मोटरसाइकिल को तेज धमाके के साथ नीचे गिरा दिया, जिससे पूरी जमीन थोड़ी कांपने लगी। अध्याय 208 हॉक क्लॉ की मुक्केबाजी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अब तुम्हारी बारी है। वांग लिहू ने पीछे मुड़कर शियाओ लो की ओर देखा। उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उससे बात की क्योंकि उसने अपने हाथ धोए थे। ये क्यू ने जियाओ लो को मजाकिया रूप में भी शूट किया और कहा, जियाओ लो, अगर मैं आप होते तो मैं छोड़ देता। खेल मोमबत्ती के लायक नहीं है अगर आप अपनी पीठ खींचते हैं। जियो लो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें एक नरम मुस्कान दी और सीधे उसी मोटरसाइकिल पर चला गया। वह यह नहीं सोच सकता कि वह मोटरसाइकिल भी उठा सकता है ना? किसी ने संदेह में कहा। उसके निर्माण के साथ मजाक करना बंद करो। एक और व्यक्ति घबरा गया। जियाओ लो ने अपना हाथ बढ़ाया और मोटरसाइकिल को धीरे से धक्का दिया जैसे कि वह इसके वजन का अनुमान लगा रहा था। वांग लिहू मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था जब मैंने कहा कि आपने खुद को अधिक महत्व दिया है। आप बस एक दिखावा है जो खुद को बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। जियाओ लो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मोटरसाइकिल पर अपना सिर हिलाया और दूर हट गया। ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ आत्मजागरूकता है। आप जानते हैं कि कब हार मान लेनी है। वांग लिहू के चेहरे पर मुस्कान और भी व्यापक थी। उन्होंने कहा, जब से आपने पद छोड़ा है, आप स्टेशन प्रमुख से बात क्यों नहीं करते और किसी और को क्यों नहीं चुनते? मेरा तुम्हारा होने का कोई इरादा नहीं है। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। मुंह खोलकर वह हक्का-बक्का रह गया। मौके पर मौजूद बाकी सभी लोग घबरा गए और विश्वास नहीं कर सके कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्योंकि शियाओ लो ने यार्ड में खड़ी पुलिस की गाड़ी का अगला हिस्सा एक हाथ से उठा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाएं हाथ से चेसिस भी पकड़ा और सामने के बम्पर को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। अपने कंधे से ताकत का उपयोग करते हुए उन्होंने पूरी पुलिस कार को हवा में उठाया। यदि वांग लिहू पहले शक्तिशाली और भयंकर था, तो इस समय जियाओ लो एक ऐसी भावना से ओतप्रोत था जो पहाड़ों और नदियों को जीत सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कैसे संभव हो सकता है? माँ पिजन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। लियू टिगो को बाहर कर दिया गया। वह अपने आप से बुदबुदाया, हे भगवान! भाई जियाओ लो शब्दों से परे है। उसने एक कार उठाई जिसका वजन कम से कम 2 या 3 टन है। फेंग यूकी और प्रशिक्षक दूसरी मंजिल पर कार्यालय में भी भौचक्के थे। स्तूप ने उनके मुंह सूख गए। उन्होंने अनैच्छिक रूप से लार निगल ली।
पुलिस सबस्टेशन का पूरा यार्ड सदमे में शांत हो गया। धमाका। पुलिस की कार को शियाओ लुओ ने नीचे उतारा और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे धूल का घना बादल छा गया। तेज आवाज ने लोगों को दहशत से वापस ला दिया। वे अब शियाओ लुओ को विस्मय और श्रद्धा से देख रहे थे। दैत्य। यह जियाओ लुओ के बारे में लोगों का आकलन था। जियाओ लुओ ने वांग लिहू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कोमल आवाज में पूछा, क्या आप राजी हैं? वांग लिहू ने अपने दांतों को दबा लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्होंने पहले कार को खुद उठाने की कोशिश की होती अगर उन्होंने जियाओ लुओ को इतनी शक्तिशाली ताकत होने का अनुमान लगाया होता। हालांकि वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा होगा, भले ही वह वास्तव में कार का उत्थान कर सके। उनके लिए इसे जियाओ लुओ की तरह सहजता से करने का कोई तरीका नहीं था। मैं राजी नहीं हूँ। ये क्यों ने अचानक गुस्से में दहाड़ के साथ अपना हमला शुरू किया। वह पूरी गति से आगे बढ़े और 1 सेकंड में शियाओ लुओ तक पहुंच गए। उसने बाएं पैर को जमीन पर पटक दिया और अचानक रुक गया। आगे की गति का उपयोग करते हुए उसके हाथ पंजे बन गए और उसकी 10 उंगलियां अतुलनीय शक्ति के साथ जियाओ लुओ की छाती पर लगी। एक धीमी आवाज के साथ जियाओ लुओ की वर्दी एक फटे हुए चीथड़े की तरह फट गई थी, लगभग जैसे कि उस पर एक भूखे भेड़िए ने हमला किया हो। सौभाग्य से जियाओ लुओ समय पर पीछे हट गए और शारीरिक रूप से घायल नहीं हुए। यह केवल उसका आंतरिक वस्त्र था जो उजागर हुआ था। फिर भी इसने दृश्य पर दर्शकों को निराशा में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये क्यों वास्तव में बाज के पंजे मुक्केबाजी की पूर्णता के चरम पर पहुंच गया। लंबे नाखूनों के बिना भी उसकी उंगलियां अभी भी चाकू की तरह तेज थी। कितना डरावना है। ये क्यों? तुमने चुपके से हमला क्यों किया? लियू टिगो ने जोर से उनकी आलोचना की। हालांकि ये क्यों के मस्तिष्क में अभी कुछ भी दर्ज नहीं हो सका। उन्माद में गुर्राते और चिल्लाते हुए वह फिर से हवा में उछला और अपने हाथों से जियाओ लुओ की ओर पीटा। सीटी बजने वाली हवा के साथ उसकी ब्लेड जैसी उंगलियां जमकर हवा में घूम रही थी। जियाओ लुओ ये क्यू के खिलाफ लड़ते हुए वापस जा रहा था। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह दौड़ में अंडरडॉग था और ये क्यू द्वारा दबा दिया गया था, जबकि वास्तव में वह ये क्यू के हॉक के पंजे की मुक्केबाजी तकनीक का अवलोकन कर रहा था। ये जिन के फायदों में से एक यह था कि इसने व्यवसायी को अन्य प्रकार के मार्शल आर्ट सीखने और कॉपी करने की अनुमति दी। लगभग 5 मिनट तक अध्ययन करने के बाद जियाओ लुओ ने पीछे हटना बंद कर दिया। वह पहली बार आगे बढ़ा, ऊपर कूद गया और हवा में पलट गया। बड़े जोखिम के तहत उसने टिप्टो पर उतरते समय ये क्यू की जंगली उंगलियों को चकमा दिया। वह तुरंत अपने दाहिने हाथ से एक कठोर पंजा बनाते हुए आगे झुका और बिजली की चमक की तरह तेजी से ये क्यू के हाथ को पकड़ लिया। जियाओ लुओ की उंगलियों की युक्तियां ये क्यू के हाथ में खो दी गई और उसे एक वाइस जैसी पकड़ में पकड़ लिया। फिर उसने ये क्यू की बाह को कठोरता से हिलाया, जिससे वह अपने संतुलन से बाहर हो गया। आह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये क्यू दर्द से करा रहा था, उसकी बाहें कांप रही थी। आप हार गए। जियाओ लुओ ने उसे भावहीन रूप से देखा। मेज इतनी तेजी से मुड़ी थी कि उनके आसपास के लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। आपने हॉक के पंजे की मुक्केबाजी शैली कहाँ सीखी? यहाँ तक कि कष्टदायी दर्द से पीड़ित ये क्यू अभी भी आश्चर्यचकित था कि वह अपनी मुक्केबाजी शैली से हार गया था। यह एक प्रकार का कुंग फू था जो ये परिवार के पूर्वजों से दिया गया था। जियाओ लुओ को भी यह कैसे पता चल सकता है? मैंने इसे आपसे सीखा है। शियाओ लुओ ने एक ईमानदार जवाब दिया। क्या उसने इसे अभी सीखा है? क्या उन्होंने कुछ ही मिनटों में ये परिवार के बाज के पंजे की मुक्केबाजी में महारत हासिल की? ये क्यू ने 20 से अधिक वर्षों तक अध्ययनशील अभ्यास किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये क्यू इस पर विश्वास करेगा। उसे यकीन था कि जियाओ लुओ बकवास कर रहा था। स्टेशन में परेशानी पैदा करने वाले होने के नाते उन्होंने और वांग लिहू ने अटूट फ्रीमेसनरी का आनंद लिया था। अभी उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और वांग लिहू पर चिल्लाया, लाओ हूँ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ।
वांग लिहू नीचे गिरा और अपनी विशाल मुट्ठी लहराते हुए जियाओ लो की ओर दौड़ा। जियाओ लो ने ये क्यू को रास्ते से बाहर निकाल दिया। उसका दाहिना हाथ चपटा हो गया और वांग लिहू के प्रहार को अवरुद्ध कर दिया। वह सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, बोला, क्या तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व नहीं है? यहाँ तक कि एक यादृच्छिक मार्शल प्रैक्टिशनर भी इस पंच को नाराज कर सकता था। वांग लिहू ने अपनी मुट्ठी को एक झटके में देखा। वह अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि इसका 20% भी आम लोगों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। वह तुरंत जियाओ लो से पीछे हट गया और एक अशिष्ट आवाज में बोला, मुझे चिंता थी कि आप इसे नहीं ले पाएंगे। चूंकि आप मेरी हिट से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस मेरी पसंद के अनुसार। जियाओ लो ने उसे शांति से देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही। ARRGH। एक जानवर की तरह तैरते हुए वांग लिहू ने अपनी ताकत लगाई और जमीन पर पटक दिया। उसके पूरे शरीर की ताकत उसकी दाहिनी मुट्ठी की ओर बढ़ गई और एक प्रहार को प्रेरित किया। जियाओ लो की पुतलियां फैल गई। वांग लिहू की मुट्ठी में शक्ति ने उसे उत्तेजित कर दिया, जैसे कि उसका खून उबल रहा था। मैं तुम्हें अब रोक दूंगा। अपने दांतों को भींचते हुए जियाओ लो दहाड़ा और अपनी मुट्ठी से वांग लिहू का स्वागत किया। धमाका! मुट्ठियां एक साथ टकरा गई। वांग लिहू की मुट्ठी रोक दी गई। सेना एक उग्र नदी की तरह उसकी ओर झुकी। उसका हिलता हुआ शरीर हिंसक रूप से दूर चला गया, जैसे कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गया हो। वह यार्ड की दीवार से टकराने तक नहीं रुका। इसके विपरीत जियाओ लो ने देवदार के पेड़ की तरह अपनी मुद्रा अटूट और सीधी बनाए रखी। यार्ड इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हर कोई एक स्तूप में जियाओ लो की पतली आकृति को देख रहा था। उस समय जियाओ लो उनके दिमाग में शानदार और अछूत था। अध्याय 209 सिस हुआंग। उसके पास एक विशाल निर्माण नहीं था, न ही वह मांसपेशियों को चीर रहा था, और फिर भी ऐसी जबरदस्त ताकत और शक्ति का प्रदर्शन किया जो सचमुच मानव से परे था। लिरेन पुलिस सबस्टेशन यार्ड में भीड़ बस जियाओ लो को देख रही थी, जो सीधे खड़ा था, अपने स्वयं के अलौकिक करतब से बेखबर। हर कोई हैरान था और मुश्किल से जबरदस्त सदमे से उबर पा रहा था। उन्होंने कहा, यह शियाओ लो पूरी तरह से एकतरफा जीत है। वह दूसरी मंजिल के कार्यालय से देख रहा प्रशिक्षक कांप रहा था और अविश्वास की ऐसी स्थिति में था कि वह असंगत रूप से बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा है, वह एक भयंकर बाघ है, फेंग यूकी ने बड़े उत्साह के साथ कहा। यार्ड में वांग लिहू और ये क्यू ने अपनी हार स्वीकार की और यहाँ से अब जियाओ लो को कभी भी नीचा नहीं देखना चाहेंगे। मार्शल आर्ट के अभ्यासियों के रूप में वे जियाओ लो के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए चले गए, एक घुटने से घुटने टेक दिए और एक दूसरे के खिलाफ अपनी मुट्ठी बांधकर झुक गए। बॉस, मैं वांग लिहू कहीं भी और हर जगह आपका पीछा करेंगे। आपके पास मेरे आदेश पर मेरी सेवा है। मैं ये क्यों ऐसा ही करूंगा। मुझे उम्मीद है बॉस कि आप उदार होंगे और हमारे पिछले गलत कामों की परवाह नहीं करेंगे। कृपया अभी हमारे अपमान को माफ कर दें। वे दोनों सीधे साथी थे। जैसा कि जियाओ लो ने अपनी शक्ति और कौशल के सर्वोच्च प्रदर्शन के साथ उन्हें पूरी तरह से जीत लिया था, ऐसी क्षमताओं के साथ वह अनुसरण करने के लिए एक योग्य व्यक्ति था। आप लोगों ने अपने दोस्तों को ठीक कर लिया है और आखिरकार अब आश्वस्त हैं। लियू टिगो आए और उन पर हंसे। हाँ, हम आश्वस्त हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वांग लिहू और ये क्यू दोनों शर्मा गए और अजीब तरीके से कहा। जियाओ लो मुस्कुराया और कहा, उठो और अपने आप को साफ करो, फिर गश्त के लिए मेरे पीछे आओ। रोजर। वे उठे और अपने सिर को ऊपर और पीठ को सीधा करके स्मार्ट तरीके से सलाम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिरेन गुआंगमिंग जिले में एक छोटा सा शहर था। यद्यपि यह आकार में छोटा था, यह बहुत समृद्ध था। इसकी तुलना एक समृद्ध प्रांतीय शहर से भी की जा सकती है। यह काफी हद तक अपने आर्थिक विकास के लिए जियांगचेंग की भारी प्रतिबद्धता का परिणाम था। लिरेन की बढ़ती सफलता का श्रेय इसकी सीमाओं के करीब कई बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्रों को दिया जा सकता है।
इसके औद्योगिक पार्कों के उछाल ने दुनिया भर से अनगिनत लोगों को आकर्षित किया था और इसने सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित किया, न केवल पेशेवरों और कुशल श्रमिकों को, बल्कि समाज के अवांछनीय तत्वों ने भी वहां अपना रास्ता बनाया। इसने अधिक दिखाई देने वाली सार्वजनिक सुरक्षा उपस्थिति की आवश्यकता को बढ़ा दिया था क्योंकि सड़क अपराध और गिरोह झगड़े की घटनाएं आम हो गई थी। जियाओ लुओ को पता था कि इस क्षेत्र में ड्रैगन गैंग के प्राथमिक संचालन रेड लाइट जिले थे। 3 ऐसे क्षेत्र थे और सभी औद्योगिक क्षेत्रों के करीब स्थित थे। यह अच्छी व्यावसायिक समझ थी क्योंकि उनके कई कर्मचारियों के पास बड़ी निपटान आय थी और वे आसानी से सामाजिक एस्कॉर्ट सेवाओं का खर्च उठा सकते थे। मौजमस्ती की एक रात के लिए 100 युआन या 2 रुपए खर्च करने से उनके बटुए में सेंध नहीं लगेगी। उन्होंने हाल ही में रेड लाइट जिलों में से एक पर खुद से कार्रवाई की थी, इसलिए उनके पास सफाई करने के लिए 2 बचे थे। जियाओ लुओ ने वाणिज्यिक सड़क के स्पष्ट दृश्य के साथ एक संतरी पोस्ट पर अपनी मोटर बाइक पार्क की। अब नाइटलाइफ के रोमांच की तलाश में लोगों की भीड़ के साथ मिल रही है। दिन के दौरान उनका वहां कोई व्यवसाय नहीं था क्योंकि वह सड़क केवल उन लोगों से भरी रहती थी जो व्यापार के कामों में इधर-उधर भागते थे। हालांकि अंधेरे के बाद यह असली रंग उभरेगा और वह सड़क कुछ बहुत अलग में बदल जाएगी। फर्श पर फ्लायर्स थे, दीवारों पर पोस्टिट नोट, यहाँ तक कि बिजली की आपूर्ति के बक्से भी थे और वे सभी यौन सेवाओं के लिए छोटे विज्ञापन थे। जियाओ लुओ ने उस छोटी सी धारा को देखा जो अब एक गंदे, घृणित सीवर में बदल गई थी और भौहें सिकोड़ी। हर कोई खुद को एक बड़े शहर में जगह पाने के लिए हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन वे केवल इसके सुंदर मुखौटे की ओर आकर्षित थे, इसके अंधेरे, बदसूरत पक्ष की उपेक्षा कर रहे थे। डिंग, डिंग, डिंग। एक नीरस रिंगटोन की चिरपरिचित ध्वनि ने उसे अपने चिंतन से बाहर ला दिया। शियाओ लुओ ने अपनी जेब से फोन निकाला और चेक किया, वह झांग दशान था। उन्होंने दाईं ओर स्वाइप करके कॉल स्वीकार कर लिया। व्हाट्सएप, दशान। हे माफूकर, क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकता, भले ही मुझे कोई समस्या न हो? मैंने कुछ दिनों से आपसे नहीं सुना है, क्या आप अधिक जागरूक हो सकते हैं कि आपको मुझे हर दूसरे दिन कॉल करना चाहिए? आप इतने लंबे समय से मेरे संपर्क में नहीं हैं। मैंने लगभग सोचा था कि ड्रैगन गैंग ने आपको पहले ही टुकड़ों में काट दिया था। झांग दशान टूट गया। जियाओ लुओ ने भौहें सिकोड़ी, इसे बाहर थूक दो। यदि कोई समस्या है तो मुझे बताएं, यदि नहीं तो मैं फांसी पर लटक रहा हूँ। मैं व्यस्त हूँ और अब चैट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। स्टेशन में नियम था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को फोन पर बात नहीं करने दी जाती थी। ड्रैगन गैंग से निपटने के लिए अपनी पुलिस की वर्दी में अनुकूल होने के नाते उन्होंने महसूस किया कि नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। आप किस काम में व्यस्त हैं? मैं लुओ की कार्यशाला का प्रभारी हूँ, तो आपको और क्या व्यस्त होना है? मैं फांसी पर लटक रहा हूँ। मत करो, मत करो, मत करो। मेरे पास बात करने के लिए कुछ गंभीर बात है। क्या आप बकवास काट सकते हैं? जियाओ लुओ की इच्छा थी कि वह उसे पीछे की ओर लात मार सके और अधीरता से कहा, तो क्या हो रहा है, इसे थूक दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग दाशान ने अपना गला साफ किया और कहा, यह और क्या हो सकता है? यह आपका अपना रोमांटिक ऋण है, सिस हुआंग आपके लिए यहाँ है। जियाओ लुओ ने और भी जोर से भौहें सिकोड़ी, फिर गुस्से से पूछा, सिस हुआंग कौन है? बेहतर होगा कि आप मुझे बकवास देना बंद करें। मैं आपको बकवास नहीं दे रहा हूँ, यह हुआई विश्वविद्यालय से हुआंग रोरान है। जिस लड़की के साथ 5 गैंगस्टरों ने लगभग बलात्कार किया था, आप उसे भूल गए हैं? झांग दशान ने चेतावनी दी। हुआंग रोरान। जियाओ लुओ को अचानक याद आया, और अगर उसे झांग दशान द्वारा याद नहीं दिलाया गया होता तो वह हुआई विश्वविद्यालय के लोगों के झुंड के बारे में पूरी तरह से भूल गया होता। वह मुझे क्यों ढूंढ रही थी? रुको, उसे मेरी लोकेशन कैसे पता चली? ओह, उसने मुझे देखा। मैं अब जूनियर्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह हूँ क्योंकि सार्वजनिक परीक्षण क्लिप वायरल हो गया था और सिस हुआंग ने उस क्लिप को देखा था। इसलिए वह सीधे लुओ की कार्यशाला के मुख्यालय में आई। ईमानदारी से कहूँ तो सिस हुआंग ने कई बार दौरा किया था, लेकिन हर बार सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया।
उसने घुसपैठ करने की भी कोशिश की। आज जब मैं कंपनी के गेट के पास से गुजरा तो संयोग से मैं उसके पास भाग गया। यदि नहीं तो मुझे नहीं पता होगा कि सिस हुआंग मुझे खोजने के लिए कंपनी में आया था। यह सुनकर जियो लुओ को सिरदर्द हो गया। जब उन्होंने झांग दशान को लुओ की कार्यशाला के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया था तो उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि हुआंग रोरान ने झांग दशान को पहले देखा था। उन्होंने पहले से ही हुआए विश्वविद्यालय को अपने पीछे रखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे उनके जीवन में वापस आ गए थे। तो मुझे क्या करना चाहिए? वह अब गेस्ट रूम में इंतजार कर रही है और तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे आपका ठिकाना नहीं मिल जाता। झांग दाशान ने कहा, अनिश्चित है कि उसे इसे कैसे संभालना चाहिए। उसे बताओ कि मैंने जियांगचेंग छोड़ दिया है। यह काम नहीं करेगा। उसने पहले ही आपके गृहनगर के पते के बारे में पूछा है। ऐसा लगता है कि वह तब तक आसानी से नहीं छोड़ेगी जब तक कि वह आपको नहीं ढूंढ लेती। आप आमतौर पर अपनी बकवास के साथ इतने अच्छे होते हैं कि आप मृतक को धोखा भी दे सकते हैं। आप अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जियाओ लुओ चिल्लाया। झांग दशान खुद की मदद नहीं कर सका और जवाब दिया, भाई आप वास्तव में यहाँ एक दिक बन रहे हैं। सिस हुआंग पूरी तरह से ईमानदार है और आप चाहते हैं कि मैं उसे बेवकूफ बनाऊं? मुझे इसके बारे में सोचकर भी दुख होता है। हाँ, शियाओ लुओ को पता था कि झांग दशान इसके साथ कहाँ जा रहा था। विश्वास करो, टेलीविजन सोप ओपेरा में हमेशा नायक के सुंदरता को बचाने के दृश्य होते थे और उसने उससे शादी करके अपने सम्मान का ऋण चुकाया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये सब सिर्फ कल्पना थी? मेरी राय में सिस हुआंग अपना कर्ज चुकाने के लिए आया था और अपने बच्चों को सहन करना चाहता है। झांग दशान ने कहा, मेरे बच्चों को सहन करें? यह इतना विचारोत्तेजक था कि जियाओ लुओ हंसी में टूट गया। मैं आपके साथ बहस करने नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे हुआंग रोरन को निपटाने में मदद करें, बस। वह तुरंत लटक गया क्योंकि उसने लियू टिगो को अपने चेहरे पर एक चिंतित दृष्टि के साथ उसके पास भागते हुए देखा। जाहिर है कि उनके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी था। उसने फोन वापस रखा और पूछा, भाई गो, क्या हो रहा है? दो अमीर महिलाएं अपने अंगरक्षकों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में झगड़ा कर रही हैं। यह हाथ से निकल रहा है और वे लड़ाई के लगभग करीब है। लाओ और हौजी मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। लियू टिगो अपने रन से भारी हाँफ रहा था और एक ही सांस में सब कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जिन लाओहू और हौजी का जिक्र किया था वे कोई और नहीं बल्कि वांग लिहू और ये क्यों थे। चलो चलते हैं, एक नजर डालें। शियाओ लुओ अपनी मोटर बाइक पर सवार होकर लियू टिगो के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 210 संघर्ष। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जैसे ही उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश किया, वे दो अच्छी तरह से कपड़े पहने महिलाओं से एक हंगामा सुन सकते थे, जैसा कि लियू टिगो ने वर्णन किया था। उन दोनों के साथ अंगरक्षक थे और वे एक दूसरे की ओर आक्रामक रूप से इशारा करते हुए एक दूसरे का अपमान कर रहे थे। वे अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना जोर से झगड़ते थे और अगर वांग लिहू और ये क्यों ने बहस में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे लड़ना शुरू कर देते। बॉस, वांग लिहू और ये क्यों तुरंत आए। तो ये क्या हो रहा है? जियाओ लुओ ने पूछा। वास्तव में यह एक बड़ा मुद्दा भी नहीं है। उन्होंने गलती से एक दूसरे को टक्कर मार दी। पीले रंग की महिला गलती से हरे रंग के व्यक्ति से टकरा गई थी और उसका पर्स जमीन पर गिर गया था। फिर उन्होंने बहस शुरू कर दी। ये क्यों ने कहा, इन महिलाओं को मौत से ऊब जाना चाहिए। जियाओ लुओ ने अपना सिर हिलाया और उन्हें जाने देने का फैसला किया। वह बुरा पुलिस वाला बनना चाहता था और उन्हें लड़ना जारी रखने देता था। हरे रंग की महिला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी माफी मांगो और पर्स उठाओ। फिर हम इसे एक दिन कहेंगे, अगर नहीं। यदि नहीं तो क्या? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपसे डरता हूँ? पीले रंग की महिला ने निडर होकर कहा, आपके पास अंगरक्षक है, इसलिए मेरे पास भी है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अंत तक लड़ूंगा। उसी क्षण
कुछ 30 से अधिक उग्र दिखने वाले पुरुषों का एक समूह सामने के प्रवेश द्वार से चला गया। उनका नेतृत्व करने वाले के पास चांदी के बाल थे और वह जमकर चिल्लाया, हमारी भाभी को धमकाने वाला कौन है? आप जीते जी थक गए होंगे। उसके जोर से चिल्लाने ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे ड्रैगन गैंग से हैं, चलो तुरंत यहाँ से बाहर निकलते हैं। उन्हें मत देखो, इन परेशान करने वालों के साथ गड़बड़ करने से सावधान रहो। कई ग्राहक इन पुरुषों की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे और उनके भाव अचानक बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपने साथियों से जल्द परिसर छोड़ने का आग्रह किया। पीले रंग की महिला को अचानक स्थिति में बदलाव देखकर खतरा महसूस हुआ, खासकर यह जानने के बाद कि पुरुष ड्रैगन गैंग से थे। उसकी पहले की बहादुरी तुरंत नम्र विनम्रता में बदल गई। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना है, क्या आपको इतने बैकअप की भी आवश्यकता है? ठीक है, मुझे खेद है। उसने झुककर फर्श से महंगा पर्स उठाया, फिर उसे दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक हरे रंग की महिला को प्रस्तुत किया। मेरे पति पास में एक कपड़ा मिल चलाते हैं, शायद हम परिचित हो सकते हैं। हरे रंग की महिला मुस्कुराई, कुतिया, अब आप परिचित होना चाहते हैं, है ना? उसने अपना पर्स पकड़ लिया और महिला को इतनी आसानी से पीले रंग में छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। बस अपने अहंकार के साथ रहो। तुम एक पागल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते? क्या तुम अभी मेरे प्रति इतना कठोर नहीं थे? मैं अब आपको दो विकल्प दूंगा, या तो आप घुटने टेक दे और मेरी एड़ी चाटे या नग्न होकर मॉल में घुमाएं। तुम। पीले रंग की महिला ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। आप किस पर चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या तुम हमारी भाभी की एड़ी चाटना चाहते हो या हम तुम्हें नंगा कर देना चाहते हो? चुने। चांदी के बालों के साथ मुर्गा युवा पीले कपड़े पहने महिला पर चिल्लाया, उस पर अपनी उंगली का इशारा किया। पीले रंग की महिला किसी भी विकल्प को नहीं चुनेगी क्योंकि वे दोनों बहुत अपमानजनक थे। उसने हरे रंग की महिला को खतरे से देखा और जवाब दिया, बेहतर है कि आप सीमा पार न करें। मैं सीमा पार कर रहा हूँ, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हरे रंग की महिला हंसे, फिर ठंडी आवाज के साथ आदेश दिया, जाओ, इस कुतिया को तुरंत नग्न कर दो। रोजर, भाभी। चांदी के बालों वाले बच्चे ने जवाब दिया और अपना हाथ आगे हिलाया और उनमें से सभी 30 ने पीले रंग में महिला के लिए बनाया। पीले रंग की महिला के अंगरक्षक निश्चित रूप से चुपचाप खड़े नहीं हुए और पांचों ने खुद को तैयार किया और लड़ने के लिए दौड़ पड़े। मॉल में अफरातफरी मच गई और डिस्प्ले रैक गिर गए और सभी आकार ओ के उत्पाद फर्श पर बिखरे पड़े थे। चीख पुकार हर जगह सुनी जा सकती थी। धमाका। गोली की चुभती आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी तुरंत रुक गए। गोली चलने की आवाज सुनकर मॉल की कई महिला कर्मचारी डर के मारे बैठ गई। चांदी के बालों वाला युवक और दोनों महिलाएं मुड़ी और बंदूक की गोली की दिशा की ओर देखा। उन्होंने पुलिस की वर्दी में एक युवा, सुंदर लेकिन गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति को उनकी ओर आते देखा। उसने बंदूक को अपनी कमर पर अपने होल्स्टर में वापस डाल दिया, जिसमें सफेद धुआं अभी भी थूथन से बाहर निकल रहा था। जियाओ लो उनके सामने खड़े हो गए और धीरे से पूछा, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पुलिस की उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। यदि दोनों पक्ष ताकत में समान रूप से संतुलित होते तो वह हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि ड्रैगन गैंग के साथ अब शामिल था, उसे ऐसा करने का दायित्व था और वह आधे अधूरे मन से ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चांदी के बालों वाला युवा शुरू में आश्चर्यचकित था, लेकिन यह देखकर कि यह सिर्फ एक पुलिस वाला था, उसने जियाओ लो को देखा जैसे कि एक मूर्ख को देख रहा हो और कहा, सर, यह प्रभावशाली था। आपने बंदूक भी चलाई, आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हरे रंग की महिला ने पीले रंग की महिला को दिखाना चाहा कि वह कितनी आसानी से पुलिस को डरा सकती है। उसने कहा, आप जैसे चतुर और महत्वहीन स्थानीय पुलिसकर्मी हमारे व्यवसाय को ध्यान में रखने की हिम्मत करेंगे। क्या आप अपने जीवन से बहुत ऊब गए हैं? जियाओ लो ने निष्क्रिय रूप से जवाब दिया, मैं स्थिति को समझता हूँ और यह मामला उतना गंभीर नहीं है। यह बस एक गलतफहमी है और आपको इसे इस तरह के चरम तरीके से हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर इस महिला ने पहले ही माफी मांग ली थी
आपको और अधिक उचित होना चाहिए। पीले रंग की महिला ने महसूस किया कि जियाओ लो उसका समर्थन कर रहा था, इसलिए उसने उसे प्यार से देखा। आप अपनी मोटर बाइक की सवारी करें और कहीं और गश्त करें, यहाँ शोर न करें, अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको अपने फैसले पर पछतावा हो। हरे रंग की महिला ने धीरे से कहा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। एक पुलिसकर्मी के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश मत करो। आप एक पुलिसकर्मी? मेरी नजरों में केवल संघीय जांचकर्ता पुलिस के खिताब के लायक है। आप जैसे स्थानीय पुलिसकर्मी को बेहतर होगा कि वह ऐसा होने का दिखावा न करे। हरे रंग की महिला ने हिकारत से कहा। जियाओ लो मुस्कुराए और अपने स्वर को स्पष्ट किया। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे एक दिन कहें, अपने लोगों को खारिज करें, और मैं इसे कुछ भी नहीं होने के रूप में ले सकता हूं। हरे रंग की महिला ने जियाओ लो के जूते पर थूक दिया, अपना सिर उठाया और उसे देखकर मुस्कुराया। क्या आपका दिमाग टी से भरा हुआ है? क्या तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ सकते? बहुत अच्छा। जियाओ लो मुस्कुराया, अपनी कमर से हथकड़ी ली, हरे रंग में महिला के पास कदम रखा और जल्दी से उसके दोनों हाथों को काट दिया। वह हैरान थी, उम्मीद नहीं कर रही थी कि कोई उस पर हाथ रखने की हिम्मत करेगा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाई, एक पागल के बेटे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपको एक पुलिस अधिकारी की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शियाओ लो ने उसे ऊपर उठाया और फिर उसे बाहर खींच लिया। बेटा, तुम हम में से बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? चांदी के बालों वाले युवा और उसके आदमियों ने जियाओ लो का रास्ता रोक दिया और उसे पूरी तरह से घेर लिया। उन्होंने एक मानव दीवार बनाई थी जिसने जियाओ लो और भीतर की महिला को घेर लिया था। वांग लिहू, ये क्यू और लियू टिगो मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियाओ लो की आंखें उन्हें घूर रही है, तो वे पीछे हट गए। ड्रैगन गैंग से निपटना उसके लिए एक शौक की तरह हो गया था और अब कुछ उत्साह लाया था, अपने गश्ती कर्तव्यों को निभाने के साथ आने वाली कड़ी मेहनत से एक स्वागत योग्य बदलाव। भाभी को छोड़ दो। ड्रैगन गैंग के रिटेनर्स का समूह जियो लो पर गरज गया और शापित हो गया। जियाओ लो ने जाने नहीं दिया और इसके बजाय वह केवल उन्हें देखकर मुस्कुराया। बेहतर होगा कि आप उसे छोड़ दें, क्या आप बहरे हैं? चांदी के बालों वाला यह युवा गुस्से में था और उसने शियाओ लो पर एक उग्र मुक्का फेंक दिया। हालांकि वह अपनी मुट्ठी उठाने के तुरंत बाद जम गया, क्योंकि एक बंदूक का काला ठंडा थूथन एक सेकंड की चमक में सीधे उसके माथे पर इशारा कर रहा था। थूथन अभी भी अपने पिछले निर्वहन से गर्म था और इसमें बारूद और धातु की गंध आ रही थी। चांदी के बालों के साथ युवा कांप गया और ठंडे पसीने में टूट गया।